yes, Tejal Kataria and with lots of energy. Let me start with today's session. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 ऑफ योर मनी मार्केट चैप्टर, जिसमें हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई मतलब क्या होता है? मनी सप्लाई का मतलब समझो पहले तो। मनी सप्लाई मतलब द टोटल क्वांटिटी और द स्टॉक ऑफ मनी available in the economy at a particular point of time. So basically it's kind of a stock concept. मतलब क्या, ध्यान से समझो। एक होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट, एक होता है फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट वाले जो आइटम्स होते हैं वो सारे स्टॉक कॉन्सेप्ट वाले आते हैं कि एज ऑन डेट आप सारी चीजें बता रहे हो। फ्लो कॉन्सेप्ट मतलब क्या, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप बताते हो कि क्या चेंजेस हुए हैं। तो जो मनी सप्लाई होता है, बिकॉज हम लोग एक पॉइंट ऑफ टाइम पर इकोनॉमी में कितना मनी सप्लाई अवेलेबल है वो बता रहे हैं, इसकी वजह से ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात, मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट मतलब क्या कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इकोनॉमी में कितना पैसा है। ये जो मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट आया था, ये आया था अप्रैल 1977 में, आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था। क्यों किया था, क्या हुआ था, ये सारी चीजें देखेंगे बट धीरे धीरे। पहले तो मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इससे पहले तो ये समझो कि मनी का सप्लाई से पहले पहले जो शब्द है मनी मतलब क्या, जैसे पुराने जमाने में पहले हम लोग बार्टर एक्सचेंज करते थे, फिर मेटल कॉइन्स आए, फिर उसके बाद हम लोग करेंसी नोट्स पर आए, करेंसी कॉइन्स पर आए, फिर नोट्स पर आए, फिर उसके बाद अब हम लोग डिजिटल पेमेंट पर आए थे, फिर अब हम लोग यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं, अब तो ई रूपी भी आ चुका है। तो ये हम लोग पूरा इवॉल्व होते गए कि मनी का एक मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल करते करते। तो एक प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी क्या होता है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी में सबसे पहला तो मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहला क्या है, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा प्राइमरी फंक्शन है यूनिट ऑफ अकाउंट पे, एंड तीसरा प्राइमरी फंक्शन है स्टोर ऑफ वैल्यू का। तो मनी के तीन प्राइमरी फंक्शंस एग्जामिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से, पहला इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्यों, क्योंकि आप गुड्स एंड सर्विसेज के लिए उसका इस्तेमाल करते हो एक्सचेंज करने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट है यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट यानी कि यू आर एक्सप्रेसिंग इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी, मतलब मॉनिटरी टर्म्स में आप बताते हो कि यार देखो ये कोई चीज है, सपोज मान लो ये पेन है, तो ये पेन का मॉनिटरी टर्म्स में वैल्यू कितना है, 6000 है, 7000 है, वॉट एवर। तो इट बिकम्स इजी टू कैलकुलेट द एक्सचेंज रेशियोज। मतलब क्या, जैसे ये एक पेन हो गया, या ये एक जादुई बॉटल, अगर आप लोग को ये बॉटल दिख नहीं रही होगा, दिखा मतलब आई डोंट थिंक सो ये ट्रांसपेरेंट हो गया होगा, बट ये दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये पानी का बॉटल है। तो ये पानी का बॉटल के लिए आप अगेन यूनिट ऑफ अकाउंट एज अ मॉनिटरी टर्म्स में मनी को ले रहे हो। तो सपोज अज्यूम करो पुराने जमाने में जैसे बार्टर एक्सचेंज हुआ करता था, तो ये 6000 की चीज 600 रुपए में एक्सचेंज करना वो वर्थ नहीं है, करेक्ट, ये सही नहीं होगा। तो इसलिए कॉमन मेजर ऑफ यूनिट ऑफ अकाउंट चाहिए था, जिसकी वजह से हम लोग एक्सचेंज कर पाए एंड इजीली एक्सचेंज रेशियोज ढूंढ पाए फॉर डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज। इसलिए प्राइमरी फंक्शन में दूसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मनी का, वो आता है यूनिट ऑफ अकाउंट, एंड तीसरा आता है स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि यू कैन कीप योर मनी, या तुम स्टोर करके रख सकते हो पैसे को भी। तो ये हो गया तुम्हारा प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। ये जो मनी है ये काइंड ऑफ आपको एक देखो, इकोनॉमी में जो पैसा है उसके बेसिस पे इकोनॉमिक कंडीशंस डिपेंड होती है कि इकोनॉमी में कितना स्टेबिलिटी होगा, इकोनॉमी का ग्रोथ क्या होगा, इन्फ्लेशन क्या होगा, या इकोनॉमी का जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो कितना होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें मनी सप्लाई के बेसिस पे डिटरमाइन की जाती है, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये देखते हो तो मनी सप्लाई जोन उन्होंने दिया है 30 दिसंबर 2022, है ना, और ये सारा उन्होंने डेटा वगैरह दिया है, M1 M2 M3 M4, ये सारी चीजें आपको पता समझ नहीं आएगी अभी, लेकिन एट द एंड आपको समझ जाएगा कि एग्जैक्टली ये सारी चीजें क्या बता रही है। ये जैसे कि M3 के बारे में बताया है कि ये तीनों चारों मिलाकर जो बनता है वो M3 होता है, या ये सारे सोर्सेज होते हैं कि रिजर्व बैंक के पास कितना है, आरबीआई के पास, मतलब बैंक्स के पास, कमर्शियल बैंक्स के पास कितना पैसा है, या आपके रिजर्व्स में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में कितना पैसा है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है थ्रू द M1 M2 M3, या जो भी आपको जो मैं समझाऊंगी कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई के, उसके बेसिस पे। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है तो आप पढ़ो, लेकिन मैं अपने तरीके से समझाऊंगी इसको कि एग्जैक्टली ये सारे क्या बताते हैं। बट अगर आपको अभी का देखना है कि इकोनॉमी का मनी सप्लाई यानी कि इकोनॉमी में कितना पैसा अवेलेबल है, तो यू कैन चेक दैट ऑन द आरबीआई वेबसाइट। आरबीआई की वेबसाइट पे जाना, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स मिलेगा, स्टैटिस्टिक्स में डेटा रिलीज पे जाना। डेटा रिलीज पे अगर आप यहाँ पे जाते हो, डेटा ऑन मनी सप्लाई,
दिखा गया आपको? तो ये जो डेटा ऑन मनी सप्लाई है, ये डेटा ऑन मनी सप्लाई में आपको मिल जाएगा कि कितना कौन से जैसे अप्रैल 3 2024 तक ये अपडेट हुआ है, यानी कि 24 को अपडेट हुआ है और ये मनी सप्लाई फोर्टनाइट एंडेड दिया हुआ है उन्होंने। रिजर्व बैंक ये रहा वो पीडीएफ, तो आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो। थोड़ा नेट स्लो चल रहा है तो ठीक है, देख लेना, आपको मिल जाएगा यहाँ पे प्रेस रिलीज या ये सारी चीजें मिलेंगी। ये सारा देखो मार्च 20 को अपडेट हुआ है, 6 अप्रैल को, 6 मार्च को हुआ है, 21 फेब को हुआ है। ये फोर्टनाइटली आपको 15 दिन में, हर 15 दिन में आपको मनी सप्लाई दिखेगा, यहाँ पे अपडेट होता रहता है। आपको यहाँ पे दिखेगा 2015 से आपको आर्काइव में बहुत सारी चीजें भी मिलेंगी, 2015 से 2024 तक का हर आपको 15 दिन के बाद का ऐसा डेटा चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। तो ये मनी सप्लाई आपको यहाँ से आप ढूंढ सकते हो, अभी तक लोड नहीं हुआ है बट इट्स ओके, ठीक है। तो देख लेना आप, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो ये मनी सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली, इसका रिलेवेंस क्या है पहले वो समझो। रिलेवेंस ये है कि मनी सप्लाई के बेसिस पे हम लोग ये देखते हैं कि इकोनॉमी का मॉनेटरी टर्म्स में डेवलपमेंट कितना है, इकोनॉमिक ग्रोथ कितना है। एंड दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, मॉनेटरी पॉलिसीज को फॉर्म करने के लिए देखो इकोनॉमी में कितना पैसा होना चाहिए, ये कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, जितने वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज है। अब जितने वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज है उतना ही अगर आपको पैसा अगर इकोनॉमी में अवेलेबल करवाना है, अगर उससे ज्यादा हुआ या उससे कम हुआ तो ऑब्वियसली बात है आप एज अ गवर्नमेंट मनी सप्लाई को, एज अ आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर बहुत ज्यादा लोगों के पास पैसा है तो लोगों से पैसा लेना पड़ेगा, और बहुत कम पैसा है तो लोगों को पैसा बांटना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें मॉनेटरी पॉलिसीज, ये सारा डेवलपमेंट कैसे होता है मॉनेटरी पॉलिसीज का, या जो उसके टूल्स है उन सबका डेवलपमेंट कैसे होगा, तो ओनली वन बेस दैट इज मनी सप्लाई। तो ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला मनी सप्लाई की वजह है, पहला मॉनेटरी टर्म्स में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो पता करना, एंड दूसरा मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में समझना है कि मॉनेटरी पॉलिसीज डिपेंड करते हैं मनी सप्लाई कितना है उसके बेसिस पे। इसीलिए अब ये जो मनी सप्लाई होता है, ये मनी सप्लाई डिपेंड किस पे करता है, तो डिपेंड करता है कि सेंट्रल बैंक क्या डिसाइड करता है कि इकोनॉमी में कितना पैसा होना चाहिए। सो सप्लाई ऑफ मनी डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। पहले तो मनी सप्लाई इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ऑफ मॉनेटरी डेवलपमेंट फैक्टर एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है। अब इसमें जो मनी ऑफ सप्लाई होता है वो डिपेंड किस पे करता है, वजह तो समझ गई, अब डिपेंड किस पे करेगा कि डिसीजन ऑफ सेंट्रल बैंक क्या है, बेस्ड ऑन अथॉरिटी कन्फर्ड ऑन इट, मतलब जो भी अथॉरिटी उनके पास है, इशू ऑफ करेंसी की जो अथॉरिटी उनके पास है उसके बेसिस पे वो ये देखेंगे कि उनका डिसीजन क्या होगा कि एज अ सेंट्रल बैंक कितना पैसा होना चाहिए। एंड दूसरा सप्लाई रिस्पॉन्सिस ऑफ द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, मतलब क्या कि इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है उसमें कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा है वो कैसे रिएक्ट हो रहा है पब्लिक के थ्रू, मतलब पब्लिक तक कैसे पहुंच रहा है, पब्लिक से कैसे कमर्शियल बैंक के पास आ रहा है। सो ये जो सप्लाई ऑफ मनी का जो रिस्पॉन्स है बाय द कमर्शियल बैंक्स, ईदर बाय वे ऑफ गिविंग द क्रेडिट और उनसे क्रेडिट छीनने में या कम करवाने में, तो ये सारी चीजों पे ये दो चीजों पे, मतलब सारे मतलब सिर्फ इंपॉर्टेंट दो चीजों पे डिपेंड करता है कि मनी सप्लाई कितना होगा इकोनॉमी में। तो मनी सप्लाई से पहले अब अगेन थोड़ा सा मनी शब्द के बारे में समझाती हूँ, उसके बाद हम सप्लाई पे चलेंगे। तो मनी का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया मनी किस तरीके से इवॉल्व हुआ था और मनी के प्राइमरी फंक्शंस क्या है। तो मनी, लेकिन मनी ईदर हैज अ इंट्रिंसिक वैल्यू, ये लाइन देखो बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है, मनी ईदर हैज अ इंट्रिंसिक वैल्यू और रिप्रेजेंट्स द टाइटल ऑफ कमोडिटीज व्हिच हैज अ इंट्रिंसिक वैल्यू और द टाइटल टू द अदर डेट इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब क्या, ध्यान से समझो। मनी का इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या है, आई डोंट हैव कैश आई बिलीव, लेट मी जस्ट चेक, इफ आई हैव देन इट्स ओके, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन यू एज इट इज। कि मनी का इंट्रिंसिक वैल्यू होता है का मतलब क्या होता है, मनी का इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब ये है कि मनी बनाने के लिए भी तो पैसा लगता है ना यार। जैसे कॉइन्स बना है पैसा है, यस चलो ठीक है पैसे है। देखो ये जो 100 रुपए का नोट आप लोग को आई होप जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो ये जो 100 रुपए का नोट है, ये 100 रुपए का नोट बनाने के लिए ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई तो खर्चा किया होगा, तो इसका मतलब इसको भी वैल्यू है। या फिर कोई कमोडिटी आपको बाय करनी है, कि जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉक्स बाय करना है, तो ये बॉक्स के लिए भी कहीं ना कोई खर्चा होगा, या इसके लिए कोई ना कोई कॉस्ट होगी जो कि आप मॉनेटरी टर्म्स में बताते हो। तो इस कमोडिटी का जो वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू, वो इससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। या फिर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आप बाय करते हो उसके लिए भी मॉनेटरी टर्म्स के लिए, डेट इंस्ट्रूमेंट्स के मॉनेटरी टर्म्स के लिए, मतलब डेट इंस्ट्रूमेंट्स अगर बाय करने हैं तो उसका जो आप उसकी जो वैल्यूज होती है
कहाँ से डिराइव करोगे? अगेन फ्रॉम द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ मनी। तो ये जो मनी के वैल्यूज है, तो मनी के पास भी अपना खुद का एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, मतलब मनी बनाने के लिए जो कॉस्ट लगता है, मेल्ट करके वगैरह बहुत सारा होता है, आप चेक कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल 5 रुपीज की कॉइन बनाने के लिए कुछ 4 पॉइंट या 3 पॉइंट समथिंग कुछ रुपीज लगते हैं। तो इस तरीके से हर एक चीज कमोडिटी बनाने के लिए पैसा लगता ही है। तो मनी का खुद का भी इंट्रिंसिक वैल्यू है, या तो आप कमोडिटीज के लिए बाय करते हो तब उस मनी को जितना भी आप अलॉट करोगे उसका जो भी कमोडिटी का पैसा होगा वो भी एक इंट्रिंसिक वैल्यू ही दर्शाएगा मनी, या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट्स जब आप बाय कर रहे हो तभी भी मनी ही दर्शाया जाएगा, मतलब मनी के थ्रू ही आप एक्सचेंज करोगे। सो बट इन मॉडर्न टर्म्स हम लोग करेंसी फॉर्म में जो मनी होता है, यानी कि ये इसी को हम लोग लीगल टेंडर बोलते हैं, जो कि एक्सक्लूसिवली आरबीआई इशू करता है। इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ पे लिखा गया है आई प्रोमिस टू पे टू द बेरर अ सम ऑफ ₹100। तो ऐसा लिखा जाता है। सो सेंट्रल बैंक, हर कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है वो इशू करता है, सोवेरियन बोलो या सेंट्रल बैंक बोलो, वो इशू करता है लीगल टेंडर, यानी कि करेंसी नोट्स, जो कि आप लोग पेपर मनी के तौर पे इस्तेमाल करते हो। तो ये एक पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझो। दूसरी बात, एक और कॉन्सेप्ट आता है हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी इज नथिंग बट व्हाट, ये देखो सारा प्राइमरी सोर्स कहाँ से, ये जो करेंसी होती है इन सबका करेंसी का प्राइमरी सोर्स कौन है? आरबीआई है। तो आरबीआई भी है, एंड अलोंग विद दैट अदर अथॉरिटीज कौन सी होती है जो करेंसी इशू कर सकती है? कि तो वो होता है गवर्नमेंट। जैसे कि कॉइन्स इशू करने की अथॉरिटी, 2 रुपए से नीचे के कॉइन्स इशू करने की अथॉरिटी होती है गवर्नमेंट के पास, एंड आरबीआई के पास 2 रुपए के ऊपर। तो कॉइन्स हो गए, नोट्स हो गए, जो भी आप बोलना चाहो। तो ये जो टोटल करेंसी होती है हाई पावर्ड मनी इज नथिंग बट व्हाट, कि जो नोट्स एंड कॉइन्स सर्कुलेट होते हैं इकोनॉमी में एंड अलोंग विद द रिजर्व्स, तो जो भी ये पैसा सर्कुलेट हो रहा है ना, ये टोटल करेंसी को हाई पावर्ड मनी बोला जाता है। तो ये प्राइमरीली आता किससे है? आरबीआई से आता है। तो ये इशू कौन करता है? मॉनेटरी अथॉरिटीज, यानी कि ही आरबीआई या तो गवर्नमेंट। मॉनेटरी अथॉरिटीज का मतलब कौन होता है? या तो आरबीआई या तो गवर्नमेंट। The currency issued by the central bank is a fiat money. Fiat money already first chapter, first unit, and is backed by supporting reserves and its value guaranteed by the government. So sometimes government भी guarantee देता है, यानी कि guaranteed by the government मतलब जो 1 रुपी कॉइन होता है ना, उस पे आप देखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चीजें लिखी होती है, तो ये गारंटीड बाय द गवर्नमेंट। या फिर जो करेंसी फियाट मनी इज नथिंग बट ये जो करेंसी नोट्स है वो, एंड उस पे जब हम लोग रिजर्व्स ऐड कर देंगे तो ये टोटल तुम्हारा जो होगा वो करेंसी बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। बट ये चीज ध्यान से समझो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा है कि इकोनॉमी में जो पैसा होता है, वो इकोनॉमी में जो पैसा या करेंसी जो इशू करा जाता है बाय आरबीआई, वो डिपेंड करता है कि कंट्री के गोल्ड रिजर्व्स एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितने हैं। ये गोल्ड रिजर्व का आप लोगों ने शायद कभी कॉन्सेप्ट सुना होगा कि 200 करोड़ का आपको गोल्ड रिजर्व रखना पड़ता है टू इशू अ करेंसी वगैरह वगैरह। ये सारे कॉन्सेप्ट्स अब खत्म हो चुके हैं, लेकिन आपके सिलेबस से अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। आज भी मिनिमम रिजर्व सिस्टम का कॉन्सेप्ट आज भी है, यानी कि मिनिमम 200 करोड़ का गोल्ड रखना पड़ेगा टू इशू अ करेंसी, न्यू करेंसी नोट्स। तो ये कॉन्सेप्ट आज भी रखा गया है, बट ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता आज। तो आपको पढ़ना है तो एक बार रीड कर लेना, लेकिन रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं होता। और दूसरा जो सोर्स ऑफ मनी होता है वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इज बैंकिंग सिस्टम। सेकेंडरी सोर्स बैंकिंग सिस्टम कैसे है? थ्रू अ क्रेडिट मनी, वो मैं समझाऊंगी। बट इससे पहले मैं क्रेडिट मनी पर बात करूं, आपको बस मनी शब्द के बारे में और थोड़ा सा एक पॉइंट बताना है। दैट इवोल्यूशन हम लोग मनी का कैसे किया है? हम लोगों ने पहले बार्टर एक्सचेंज यानी कि कमोडिटी एक्सचेंज किया, फिर मेटेलिक करेंसी पे आए, फिर पेपर करेंसी, फिर डिजिटल करेंसी, और फिर अब तो टेक्नोलॉजी डिजिटलाइजेशन, और अब आया है ई रूपी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसीज। यानी कि देखो सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों ने ई रूपी कॉन्सेप्ट सुना होगा जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ टाइम पहले लाया था, 2-3 साल पहले अराउंड, कि एक करेंसी इज इशूड ओनली, देखो करेंसी इज करेंसी ओनली इफ इट इज इशूड बाय आरबीआई। ये बहुत क्लियरली बोला गया था दैट करेंसी इज कंसिडर्ड एज अ करेंसी ओनली इफ इट इज इशूड बाय द आरबीआई। इशूड बाय आरबीआई का मतलब क्या है? क्या क्रिप्टो को हम लोग करेंसी मान सकते हैं? द आंसर इज नो, बिकॉज इंडिया में कोई भी ऐसा कैटेगराइज्ड मनी नहीं है क्रिप्टो करेंसीज के लिए, एंड आरबीआई ने क्लियरली लिखा है कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आरबीआई कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा अगर कुछ भी कांड होता है, बिकॉज इट्स अनरेगुलेटेड मार्केट। सो क्रिप्टो करेंसीज आर नॉट अ
लीगल टेंडर इन इंडिया। तो इसीलिए एक लाइन बोला गया था दैट करेंसी इज करेंसी ओनली इफ इट इज इशूड बाय आरबीआई। और इसी को मद्देनजर रखते हुए और क्रिप्टो करेंसीज का डेवलपमेंट देखते हुए कंट्री में क्या आया था, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज आया था। अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का मतलब थोड़ा सा 1-2 मिनट में समझा देती हूँ। दैट ई रूपी जिसे बोला जाता है, ई रूपी का मतलब यूपीआई से जो आप पेमेंट करते हो या ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता है। प्लीज केयरफुली अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस ई रूपी का कॉन्सेप्ट। ई रूपी का मतलब यूपीआई से पेमेंट कर रहे हो वो ई रूपी नहीं है। ई रूपी इज बेसिकली सेंट्रल प्राइवेट ब्लॉकचेन काइंड ऑफ अ थिंग, जहां पे जैसे करेंसी नोट्स होते हैं, जैसे आपका ये करेंसी नोट है, यहाँ पे करेंसी नोट में आपको एक नंबर भी मिलेगा, जैसे यहाँ पे एक नंबर है, तो ये जो करेंसी नोट है उसका एक करेंसी का नंबर भी है। तो ये जो करेंसी का नंबर होता है वैसा ही सेम ये जो 100 रुपीज मेरे पास जो फिजिकल फॉर्मेट में है, उसकी जगह पे अब आपको ऑनलाइन में सेम नोट मिलेगा विद द नंबर। ठीक है, विद द नंबर आपको एक नोट मिलेगा। इसके लिए एप्स होते हैं, डिजिटल ऐप होता है, डिजिटल रूपी ऐप करके होता है, डाउनलोड करना पड़ता है। इंटरफेस बैंक वाइज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कलर वगैरह में, बट अदरवाइज बैकएंड सबका सेम होता है बिकॉज वो आरबीआई ने प्रोवाइड किया है। तो ये जो करेंसी नोट्स होते हैं, ई रूपी करेंसी नोट्स का मतलब ये देखो, ये कैसे दिखेंगे मैं बता देती हूँ। जैसे ये फॉर एग्जाम्पल ये दिख रहा है तुमको, तो ये जो नोट है ना, ये सारे ई करेंसी नोट्स है। कौन से वाले, ये वाले। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ये 2 रुपए का नोट है, यहाँ पे आरबीआई का साइन, आरबीआई का नाम लिखा है, यहाँ पे साइन करके लिखा है जैसे आपके नॉर्मल नोट्स पे होता है। और ये जब ट्रांसफर किया जाता है एक बंदे से दूसरे बंदे को, तो वो जो करेंसी नोट का ये जो नंबर होता है ना, वो उस जो मैंने जिस नोट जो नोट मेरे पास था, मैंने वही नोट सामने वाले को दिया होता है, मतलब सामने वाले के अकाउंट में सिर्फ यही नोट का नंबर आपको भी मिलेगा। तो एक पूरा प्रोसेस होता है, अगर आपने कभी यूज किया तो पता चलेगा। हालांकि अब 2000 रुपए के नोट्स बंद हो चुके हैं, तो 2000 तो नहीं आएंगे, बट हाँ, यू विल गेट लाइक दिस ई रूपी इज नथिंग बट इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस काइंड ऑफ फिजिकल मनी, आपको सेम नोट आपको ई वॉलेट जैसे इसमें मिलेगा, और देन यू कैन ट्रांसफर। तो लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप ई रूपी वॉलेट से डाउनलोड, मतलब अगर आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, तो सामने वाले के पास भी वो होना चाहिए ई रूपी, तभी वो एक्सेप्टेंस लेगा। तो इस तरीके से आपको अलग अलग डिनोमिनेशन के आपको करेंसीज मिलेंगी यहाँ पे, और फिर आप ई रूपी के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हो। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, सेंट्रली सीबीडीसी, दैट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक ने पूरा इसका कंट्रोल रखा है अपने पास, एंड उसकी वजह से ये जो ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है, या देखो सीधी सी बात है, ये जो करेंसी है, अगर मैंने कैश में पैसा दिया किसी को, तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। लेकिन वही सेम नोट अगर मैं डिजिटली ट्रांसफर कर रही हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है, सेम नोट बस डिजिटल फॉर्मेट में है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका कहीं ना कोई तो कंट्रोल आरबीआई के पास जरूर जाएगा ही जाएगा। तो इसके मतलब ब्लैक मनी को रिडक्शन के पर्सपेक्टिव से, ब्लैक मनी का एंड ये जो क्रिप्टो करेंसीज आया था उसको मतलब उसको काउंटर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया था। आज इतना बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फेमस नहीं है इंडिया में, बट यस अगेन मनी के तौर अगर मतलब पूरा मनी का इवोल्यूशन देखोगे, तो यस ई करेंसी या डिजिटल करेंसी इज ऑल्सो अवेलेबल। अब ये जो ई करेंसी होती है, एक तो सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करेगा, या तो फिर दूसरा मेजर सोर्स है बैंकिंग सिस्टम। ये याद रखना कि पैसा जो सोर्स ऑफ मनी सप्लाई है वो दो तरीके से आता है, एक होता है आरबीआई से, दूसरा आता है बैंकिंग सिस्टम से। बैंकिंग सिस्टम से कैसे आएगा, बैंकिंग सिस्टम से आता है थ्रू अ क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी इज नथिंग बट व्हाट, कि देखो अगर पब्लिक जो होता है, पब्लिक पैसा देता है कमर्शियल बैंक्स के पास, एंड देन कमर्शियल बैंक्स उसको बाय वे ऑफ अ लोन लेंड कर देता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना क्रेडिट का, ये जो लेंडिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं ना बाय यूजिंग द पब्लिक मनी, तो वो पूरा उससे पैसा कैसे क्रिएट होगा, ये थोड़ा सा आपको जब मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट आगे जाके समझाओगे तब थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। क्रेडिट मनी इज नथिंग बट व्हाट, कि एक से आया हुआ पैसा दूसरे को बाय वे ऑफ अ लोन जब आप देते हो, तो एक का एक्सपेंडिचर दूसरे का इनकम बनेगा, दूसरे का एक्सपेंडिचर तीसरे का इनकम बनेगा, तो एक पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। तो इससे भी पैसा क्रिएट होता है, कैसे, प्लीज वेट, आपको पता चल जाएगा। तो ये दो मेन सोर्सेस होंगे, एक होगा बैंकिंग सिस्टम और एक होगा आरबीआई। अब जो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई यूजुअली इसका पूरा डेटा पब्लिश आरबीआई करता है, जो मैंने आपको दिखाया ऑनलाइन कैसे होता है। तो हुआ ये था
कि जब आरबीआई आया था तब हमारे पास ऐसा कोई मॉनेटरी को मनी सप्लाई को लेके कोई कॉन्सेप्ट एज सच नहीं था, क्योंकि हम लोग क्या करते थे टिल द 1967 एंड 98, टिल 1967 1967 68 तक हम लोग सिंगल मनी यानी कि नैरो मेजर ऑफ मनी इस्तेमाल करते थे M1। आपको बोलोगे मैम पहले ये M1 है क्या, तो मैं पहले आपको M1 M2 M3 समझा देती हूँ, फिर ये पैराग्राफ पढ़ते हैं तो ताकि आपको समझ आ जाए M1 M2 M3 M4 क्या है। देखो इंडिया में या ओवरऑल ही कितने लोगों के पास पैसा है जरा बताना मुझे। यूजुअली या तो लोगों के पास, पब्लिक के पास पैसा है, या तो फिर बैंकिंग सिस्टम में पैसा है, या तो फिर आरबीआई का पैसा है। इसके अलावा किसी भी और के पास पैसा नहीं है एक्सेप्ट गवर्नमेंट। ठीक है, देखो मुझे एक बात बताओ, देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपको पब्लिक के पास पैसा है, पब्लिक इंक्लूड्स इंडिविजुअल आल्सो, जैसे ये इंडिविजुअल आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, बहुत अच्छे से मैंने ड्रॉ करे इंडिविजुअल। तो ये जो इंडिविजुअल आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो, या तो फिर बिजनेसेस, तो ये सारे आते हैं पब्लिक में। तो या तो पब्लिक के पास पैसा होगा, या तो फिर बैंक्स के पास पैसा होगा, कमर्शियल बैंक्स के पास, कोटक आईसीआई एक्सेट्रा, या तो फिर आरबीआई के पास पैसा होगा, या तो चौथा आता है गवर्नमेंट। लेकिन हम इन सारे प्रोसेस में से दो चीजों को हटा देते हैं। मेन दो चीजें कौन सी दो चीजें, एक तो गवर्नमेंट के पास जो पैसा है उसको मनी सप्लाई के कॉन्सेप्ट से हटाना है हमें। ये मतलब ये क्या बोल सकते हो आप, एजम्पशन तो नहीं बट ये बेसिक क्राइटेरिया है कि आपको मनी सप्लाई, जो गवर्नमेंट के पास जो सप्लाई है उसको हटाना है। एंड दूसरा, जो इंटर बैंक डिपॉजिट्स होती है, मतलब क्या इंटर बैंक डिपॉजिट्स, मतलब बैंक आपस में ही खेल रही है। बैंक एक बैंक दूसरे बैंक के पास जब डिपॉजिट रखता है, मतलब वो पब्लिक का नहीं होता है, वो उन्हीं का होता है, वो उनका अपना अपना चलता रहता है। तो वो रिजर्व मेंटेन करने के लिए वगैरह वो इंटर बैंक डिपॉजिट्स चलते रहते हैं। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को आपको ये पूरे मनी सप्लाई के कॉन्सेप्ट से पहले तो हटाना है। एक तो गवर्नमेंट के पास जो पैसा है, एंड दूसरा इंटर बैंक डिपॉजिट्स जो है उसको भी हटाना है। ये तो पहले दो चीजें समझो। अब उसके बाद अगला जो समझना है वो कि ये इतने ही लोगों के पास पैसा है, इतने जगह पे पैसा है, एक आरबीआई, दूसरा बैंकिंग सिस्टम, ये, या फिर तीसरा आएगा पब्लिक या कॉर्पोरेशंस या बिजनेस पर्सन, या चौथा गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को तो वैसे भी हटा दिया हमने। तुम बोलोगे मैम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और वो सब लोग, तो वो सब लोग आ गए बैंकिंग सिस्टम्स के साथ साथ, वो लोग या पब्लिक के साथ साथ वो लोग भी आ गए, इंक्लूड हो चुके हैं वो लोग ऑलरेडी। तो ये इतने ही लोगों के पास पैसा है। तो सबसे पहले इनके पास जो पैसा है यानी कि पब्लिक का पैसा जो सर्कुलेट हो रहा है इकोनॉमी में, एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास। दूसरा, बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा है वो लेना है, लेकिन कमर्शियल बैंक्स का सिर्फ डिमांड डिपॉजिट लेना है। सो बेसिकली वी आर थिंकिंग कि यार जितना भी व्हाट यू कैन से, जितना ऐसा पैसा है जो मैक्सिमम लिक्विड पैसा होगा, कि मांगा और मिल गया टाइप्स, तो मांगा और मिल गया वाला जो पैसा होगा वो पब्लिक के पास जो पैसा है वो, एंड आरबीआई के पास जो डिपॉजिट्स रखे जाते हैं वो। तो इन तीनों को आप बोलोगे आरबीआई के पास जो डिपॉजिट होते हैं वो लिक्विड तो होते नहीं ज्यादा। तो देखो आरबीआई के पास हमारा बैंक अकाउंट नहीं होता है, करेक्ट है, हम लोग तो आरबीआई के पास पैसा रखते ही नहीं है, हमारा तो बैंक अकाउंट आरबीआई के पास नहीं होता, किसी के पास नहीं होगा आरबीआई के पास। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरा मेरा मैंने अपना बैंक अकाउंट आरबीआई के साथ खोला है, नहीं, आपका जो भी पैसा होगा वो कमर्शियल बैंक्स के पास होगा। लेकिन आरबीआई के पास भी कई सारे डिपॉजिट्स रखे जाते हैं बाय बैंक्स, बाय गवर्नमेंट, बाय अदर बिग शॉट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बिजनेस कॉर्पोरेशंस एक्सेट्रा। वो अलग कॉन्सेप्ट है पूरा। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो आरबीआई के पास जो डिपॉजिट्स रखे जाते हैं हम उसको भी लेंगे, बिकॉज वो हम लोग भले ही इस्तेमाल ना करें, लेकिन हाँ कुछ हद तक वो लिक्विड मनी ही होता है। तो एट द एंड हम लोगों ने क्या ऐसा, M1 मतलब हम लोगों ने क्या बोला कि ऐसा पैसा जो इकोनॉमी में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी या लिक्विडिटी क्रिएट कर सकता है, या थोड़ा सा नैरो कॉन्सेप्ट है, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट चीजें नहीं है उसमें, थोड़ा सा लिक्विड कॉन्सेप्ट है, तो वो हम लोग मैक्सिमम हम उसको मानेंगे M1। तो M1 मतलब क्या है, जो करेंसी लोगों के पास है वो, पब्लिक के पास जो पैसा है वो, उसके बाद जो डिमांड डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक्स के पास है वो, एंड तीसरा डिपॉजिट्स विद द बैंक्स या आरबीआई, सॉरी, जो डिपॉजिट्स विद द अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई। तो ये इन तीनों का मिला के बनता है M1। M1 जो है, M1 तो तुम्हारे सामने आ गया। अब M1 में हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस जो होते हैं, पोस्ट ऑफिस के पास जो हमारा सेविंग, ये लिखना मत, ये बहुत अच्छे से मैंने लिख के दिया हुआ है, मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगी तब लिखना, अभी मत लिखो। जो M1 प्लस जो सेविंग अकाउंट होता है ना, मतलब पोस्ट ऑफिस के पास जो सेविंग अकाउंट होता है हम लोगों का, वो भी थोड़ा कुछ सर्टन कुछ हद तक लिक्विड होता है, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया, पोस्ट ऑफिस को भी इंक्लूड कर लिया, तो M2 बना दिया। सो M1 प्लस M2, मतलब हम लोगों ने एक्चुअली गवर्नमेंट को तो वैसे तो बाहर निकाल दिया था M1 से, लेकिन हम लोगों ने M2 में थोड़ा सा पोस्ट ऑफिस को इंक्लूड किया, बिकॉज पोस्ट ऑफिस के पास लोगों का ही पैसा जाता है, वही एज अ इन्वेस्टमेंट घूमता है आगे।
एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी इंक्लूडेड दैट सेविंग अकाउंट विद द पोस्ट ऑफिस। हम लोगों ने उसमें जो पैसा है वो ले लिया, तो M1 प्लस पोस्ट ऑफिस के पास जो सेविंग का जो भी डिपॉजिट रखा है वो M2 आएगा। अब M1 के बाद M1 में ही, ठीक है, M1 में जब हम लोग टाइम डिपॉजिट ऐड कर देंगे, टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ बच्चों, टाइम डिपॉजिट विथ होम, टाइम डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक्स। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने M1 के टाइम पे लिया सिर्फ डिमांड डिपॉजिट, अब हम लोग ले रहे हैं टाइम डिपॉजिट ऑल्सो, मतलब हम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वर्जन की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, तो पहला पब्लिक के पास जो पैसा है, दूसरा डिमांड डिपॉजिट, तीसरा आरबीआई के पास जो अदर डिपॉजिट्स है, वो उससे आएगा आपका M1। M1 में जब हम लोग टाइम डिपॉजिट ऐड करेंगे कमर्शियल बैंक का, तो विल गेट M3। ओके, विल गेट M3। एंड देन M3 में टोटल डिपॉजिट्स जो पोस्ट ऑफिस के पास होते हैं उसको ऐड कर दोगे तो आएगा M4। ना केयरफुली अंडरस्टैंड, हम लोगों ने क्या किया, M1 में सेविंग अकाउंट का, सेविंग अकाउंट जो है हमारा पोस्ट ऑफिस के साथ, उसके पास जो पैसा है वो ऐड कर दिया, तो M2 आएगा। मतलब मनी सप्लाई का एक मेजरमेंट कि हाँ M2 मतलब क्या होगा कि अवेलेबल इन द इकोनॉमी में जो पैसा है वो किसकी किसके पास है, या तो पब्लिक के पास, या तो कमर्शियल बैंक का डिमांड डिपॉजिट, या तो आरबीआई का डिपॉजिट, या तो फिर पोस्ट ऑफिस का सेविंग, इतना ही आएगा M2 में। लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा यार ये भी बहुत नैरो कॉन्सेप्ट हो रहा है, हम लोग को थोड़ा सा स्ट्रिक्टर वर्जन के जाना चाहिए, तो इसलिए हमने बोला कि एक काम करते हैं जो थोड़ा सा लेस लिक्विड होता है उसको भी ऐड कर लेते हैं, जैसे टाइम डिपॉजिट, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक्स के ऐड करते हैं। उससे उन्होंने डेवलप किया M3, दैट इज मनी सप्लाई 3, थर्ड मेजर है ये, तीसरा मेजर M3 को कैलकुलेट करने का। एंड देन नेक्स्ट इज, तो देखो बेसिकली जैसे आप ढूंढते हो ना कि यार सिग्मा इज स्टैंडर्ड वेरिएशन का अंडर स्क्वायर रूट डाल देते हो, या इंडेक्स का एक फॉर्मूला है, तो इट्स काइंड ऑफ अ फॉर्मूला ओनली कि M3 ढूंढना है तो क्या, M2 ढूंढना है तो क्या, M1 ढूंढना है तो क्या। एंड M4 मतलब क्या, जो भी आपका M3 आया है उसमें आप पोस्ट ऑफिस के पास जितना भी पैसा है वो सारा ऐड कर दोगे तो आ जाएगा आपका M4। बेसिकली पोस्ट ऑफिस के पास का पैसा इज नथिंग बट, ये स्क्रीन पे आप लोग के सामने होगा बहुत अच्छे से, अब आप लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट लेना है लो। M4 मतलब इसमें क्या होता है ना, टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इज नथिंग बट व्हाट, टोटल डिपॉजिट मतलब सेविंग बैंक का पैसा तो आएगा ही आएगा, बट अलोंग विद दैट जो अदर स्कीम्स होते हैं आरबीआई पोस्ट ऑफिस के, जैसे सुकन्या समृद्धि स्कीम हो गया, या किसान विकास पत्र स्कीम, या ऐसा कुछ कुछ पोस्ट ऑफिस लेकर आते रहते हैं स्कीम्स, तो वो स्कीम्स का जो पैसा होता है ना, लेकिन इसमें एनएससी इंक्लूड नहीं करने का, एनएससी छोड़कर बाकी का जो पैसा होता है वो सारा यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, वो सारा डिपॉजिट इंक्लूड करके आता है आपका M4। तो एग्जाम में यूजुअली क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये तो मैंने बहुत ही सिंपल वर्जन दिया है आपको, सीए फाउंडेशन पर्सपेक्टिव से इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आते हैं, ये वर्डिंग्स इतने सिंपल नहीं देते, बस आपको ये चार्ट याद रखना है और ये M1 M2 कैसे ढूंढते हैं वो याद रखना है। तो ये तीनों का मिला के बनेगा M1, इसमें आप टाइम डिपॉजिट ऐड करोगे तो आएगा M3, M1 में जब सेविंग वाला पैसा ऐड करोगे पोस्ट का आएगा M2, एंड टोटल पोस्ट वाला पैसा मतलब M4 होता है। ठीक है, ये याद रखना, M1 M2 M3 M4। अब एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ द कंट्री, मतलब हमारा जो मनी सप्लाई है, हम लोग बहुत नैरो वर्जन पर नहीं जाना चाहते थे, इसलिए M1 जो 67 68 तक चल रहा था कि हम लोग सिर्फ लिक्विड पैसा कंसिडर करते थे, उस कॉन्सेप्ट को हटाया, फिर हम लोग M2 तक पहुंचे, बट वो भी वैसे नैरो ही था, तो हमको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वर्जन चाहिए था। M4 इज वेरी स्ट्रिक्ट बिकॉज ये जो अदर डिपॉजिट्स होते हैं उसका ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है, तो बहुत टाइम के लिए पैसा ब्लॉक होता है, तो हम लोगों को वो नहीं चाहिए था, तो हम लोगों ने मैक्सिमम लिक्विड एंड थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट वर्जन यानी कि ही M3 को एज अ मेजर कंसिडर किया हमारा फॉर द अग्रीगेट रिसोर्स ऑफ द कंट्री। एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ द कंट्री इज नथिंग बट कि हमारे इंडिया में मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट जब मेजर किया जाएगा या ऐसा डिसाइड किया जाएगा कि यार इकोनॉमी में कितना पैसा अवेलेबल है, तो वो डिसाइड किया जाएगा कि इकोनॉमी का M3 कितना है। M3 इज नथिंग बट ये दोनों का एडिशन, तो ये ही आप लोगों का बेसिक मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। इसके सम्स कैसे आएंगे वो मैं समझाऊंगी, लेकिन ये मेन बेसिक कॉन्सेप्ट आई होप सो आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा और आगे, ये हो गया आपका मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखो शब्द क्या क्या है, वही सारे शब्दों का इस्तेमाल किया है। एनएससी को हटाना, ये याद रखो, एनएससी को लेने का नहीं होता है। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग में जो पैसा आता है वो, या टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस बैंक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर इसको बहुत डिटेल वर्जन में आपको देखना है तो मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ पे देखो आप। मैं आपको एक वीडियो का लिंक दिखा दूंगी, आप वहां से चेक कर लेना। मेरे अगर यूट्यूब पे जाओगे, CACS सेजल कटारिया यूट्यूब पे जाना, यूट्यूब का जो लाइव वाला जो
पार्ट है लाइव वाले, इसमें सबसे लास्ट में मतलब एकदम एंड में चले जाना, वहां पे 12th स्टैंडर्ड सीबीएसई बोर्ड के कुछ लेक्चर्स डाले थे मैंने। तब मैंने ये बहुत एक्सट्रीम डिटेल में समझाया था। आपको इतना एक्सट्रीम डिटेल है नहीं जितना उनको था, तो इसीलिए आप लोग को इतना एक्सट्रीम नहीं, बट हाँ अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है तो वहाँ पे लेक्चर नंबर 3 में आपको मिल जाएगा ये सारा M1 M2 बहुत डिटेल, मतलब इतना स्क्रैच से उठा है, मतलब लिटरली डिमांड डिपॉजिट या आपको टाइम डिपॉजिट कॉन्सेप्ट, फिर किस में कैसे क्या, सब कुछ आपको बहुत डिटेल में सीखना है, तो वहां पे जाके सीख लेना अगर चाहिए तो। उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उस वीडियो का, वो आप देख लेना। तो 67 68 है, तो जो 67 68 तक हम लोग M1 तक ही थे। फिर हम लोग को लगा यार थोड़ा सा हम लोगों ने ब्रॉडर मेजर मनी सप्लाई को लेकर आना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने जिसको एग्रीगेट मॉनिटरी रिसोर्स, जो मैंने अभी आपको दिखाया AMR, यानी कि M3 को हम लोगों ने इवॉल्व किया। एंड अप्रैल 1977 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंड वर्किंग ग्रुप ऑन मनी सप्लाई, सेकेंड वर्किंग ग्रुप ऑन मनी सप्लाई ने ये तीनों M1 M2 M3 M4 ये सारे अल्टरनेटिव मेजर्स ढूंढे कि मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने के तरीके ढूंढे, एंड जिसमें से M3 इज आर मॉनिटरी एग्रीगेट मॉनिटरी रिसोर्स जिसको हम फॉलो करते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया आपका मनी सप्लाई का। अब ये जो मनी सप्लाई है ये डिटरमाइन करने के लिए हम लोगों को क्या देखना है, हम लोग को ये देखना है कि इंडिया का मॉनिटरी बेस क्या है, यानी कि मॉनिटरी बेस सम ऑफ सर्कुलेशन एंड द बैंक रिजर्व क्या है। सो बेसिकली लेट मी टेल यू कि ये जो मनी सप्लाई है ये डिपेंड करता है कि इंडिया का मॉनिटरी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर क्या है। क्योंकि मैम अभी तो हमने देखा कि जो मनी सप्लाई है वो डिपेंड किधर गया, मनी सप्लाई डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे, दैट इज जो सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगा एंड जो बैंकिंग सिस्टम बताएगा। तो यही बैंकिंग सिस्टम का सप्लाई एंड सेंट्रल बैंक का जो डिसीजन है उन दोनों को मिलाकर ही एक कॉन्सेप्ट आता है मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है मनी मल्टीप्लायर का बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अगेन बहुत डिटेल में मैंने समझाया है। बिफोर आई गो अहेड विद दिस ऑल मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट फ्रॉम योर सीए फाउंडेशन का सिलेबस, पहले मैंने एक छोटा सा एक 15 मिनट का वीडियो प्ले करना है इसके बाद, तो आप वो 15 मिनट का वीडियो पहले देखोगे जिसमें बहुत एक्सट्रीम बेस, मतलब इतना क्रिस्प बनाया जाएगा कि आपको इसके बाद मनी मल्टीप्लायर नहीं समझा ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके रिलेटेड मनी मल्टीप्लायर को लेकर बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिराइव होंगे आगे। तो अगर आपको वो सारे कॉन्सेप्ट समझाने हैं मुझे, तो वो समझने से पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए मनी मल्टीप्लायर का। वो सिर्फ बेस है, जो इसके बाद जो वीडियो प्ले होगी वो सिर्फ बेस होगा, वो मेरी खुद की वीडियो है, वो बेस है सिर्फ। वो बेस पर मैं ऊपर का फाउंडेशन, तुम्हारा बेस क्लियर होने दो, उसके बाद मैं पूरा बिल्डिंग डेवलप करूंगी, जो इवॉल्व करेंगे फिर वो पूरा मनी मल्टीप्लायर का अकॉर्डिंग टू सीए फाउंडेशन का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो सारा। बट एक बेस आपको वहां से डेवलप करने की मेरा ऐसा मानना है कि वो बेस वहां से डेवलप कर लो, सो दैट आपको सारे लॉजिक्स और वो सब समझ जाएगा, एंड देन आई विल स्टार्ट विद द मनी मल्टीप्लायर का आगे का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वो वीडियो देख लेना, अभी इसके बाद प्ले हो जाएगी। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स क्या होता है समझो। इकोनॉमी में ना पैसा बहुत घूमता है। कैसे घूमता है? जैसे आपने मुझे फी दी, ठीक है, अब मैंने, वो आपका एक्सपेंस हुआ, मेरा इनकम हुआ, वही इनकम से मैंने कुछ चीज़ बाय कर ली, अमेजोन से शॉपिंग कर ली, तो मेरा एक्सपेंस अमेजोन का इनकम हुआ। बट जो आपने 5500 रुपीज़ मुझे दिए थे, वही 5500 से मैंने शॉपिंग करी, तो क्या आपको तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे वही 5000, एक ही 5500 एक ही बार हुए प्रिंट, लेकिन वो आपसे मेरे पास आए, मेरे से अमेजोन के पास आया, अमेजोन ने उनके एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे दी वही। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वही 5500 से मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हुए। तो वही कॉन्सेप्ट है आपका मनी क्रिएशन का। यहाँ पे क्या हो रहा है, मनी क्रिएशन हो रहा है, ठीक है, प्रिंट नहीं हो रहा, मनी क्रिएशन हो रहा है, करेंसी प्रिंटिंग नहीं हो रहा। करेंसी एक बार प्रिंट हो गई, उसी करेंसी हुई, उसी प्रिंट हुई करेंसी से हम क्या कर रहे हैं, मनी क्रिएशन कर रहे हैं, यानी कि मल्टीपल ट्रांजैक्शंस करते हैं। ओके, मैम इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हाथ से नहीं समझा, वो उसमें क्वालिटेटिव मेजर से हाथ में समझाने जैसा कुछ है ही नहीं। देखो मैंने आपको पहला बता दिया कि अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट है तो इन्फ्लेशन का सिचुएशन है, मार्जिन हटा, इंक्रीज कर दो, आपका इन्फ्लेशन है, मनी सप्लाई इतने से इतना हो जाना है, क्योंकि बैंक्स के पास पैसा रहेगा अंदर तिजोरी में। तो आप थोड़ा लॉजिक अब आप खुद से डेवलप करो, ये जो अब लॉजिक है ना, ये
क्वांटिटेटिव मैंने समझाया, अब आप खुद से थोड़ा सा लॉजिक डेवलप करो। हाँ, इसके बाद ये हो रहा है, इसके बाद ये हो रहा है, मैंने एक बार समझा दिया। पहला क्वांटिटेटिव क्लियर है आपको, मार्जिन रिक्वायरमेंट का। दूसरा क्या था, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट था, जिसमें हमने कोटास फिक्स किए। अब कोटास में क्या होगा, मैंने सपोज मान लो 25% कोटा डिसाइड किया एजुकेशन सेक्टर के लिए, यानी कि मनी सप्लाई वहां ज्यादा हो जाएगा, तो डिफ्लेशन का सिचुएशन होगा, तो आप अपने आप कोटा ज्यादा करो तो पैसा ज्यादा जाएगा वहां। लॉजिकल है, समझो, रट्टा मत मारो, लॉजिकली समझो खुद के। कभी कभी ना खुद इंटरप्रिटेशन डेवलप करना स्टार्ट करना चाहिए। अब क्लियर है क्या विष्णुप्रिया? Shall I go ahead with the concept of money creation? Yes, चलो। The concept of money creation क्या है समझो। Yes, okay, done। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट ऑफ मनी क्रिएशन क्या है। मनी क्रिएशन में मैंने कहा आपको मेरा जो साइकिल था वो बताया। अब समझो इस साइकिल में हो क्या रहा है, पैसा क्रिएट हो रहा है, कैसे हो रहा है वो समझो। होता क्या है, होता क्या है वो समझो। यहाँ पे वन पर्सन है, ठीक है। अब ए है, इसने अज्यूम करो बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है, 1000 अज्यूम करते हैं हम डिपॉजिट किया। यही पैसा एज ए लोन जाने वाला है, लेकिन लोन जाने से पहले क्या करते रहे हम लोग, रिजर्व्स कौन सा है हमारा, अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। लोन लिया है 1000 रुपए का, ठीक है। अब उसमें एक तरफ रिजर्व जाएगा, एक तरफ लोन जाएगा। अब हो क्या रहा है, 1000 रुपए कमर्शियल बैंक्स के पास आए, तिजोरी में डालने हैं उनको, अज्यूम करते हैं हम 20%, कैलकुलेशन ईजी होगा। 20% CRR एंड SLR है हमारा, 20% हमने डाल दिया रिजर्व में, 800 का लोन दिया। होता क्या है, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझने में एक एजम्पशन है। जब हम ये लोन दे रहे हैं तो जिस भी बंदे को हमने ये लोन दिया हुआ है वो बंदा, ठीक है, वही बंदा बी, वो अपनी कमर्शियल बैंक्स में, यानी कि सपोज मान लेते हैं ये कोटक था इसका अकाउंट, इसका अकाउंट एक्सिस में है, ठीक है। तो ये जो 800 रुपए आए हैं ये कहीं खर्च नहीं कर रहा है, ये कमर्शियल बैंक में वापस डिपॉजिट करता है, ये बेस है, ठीक है। ये क्यों है वो मत पूछो, ये कॉन्सेप्ट क्रिएट करने के लिए या कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग आपको आने के लिए ये एजम्पशन है कि जो भी लोन के थ्रू जो पैसा दिया है वो कमर्शियल बैंक को उसने वापस डिपॉजिट किया है, ओके। अब अगर वापस डिपॉजिट किया तो क्या होगा रे, वापस रिजर्व रखेंगे, वापस लोन जाएगा, तो 800 इंटू 20% जो भी आएगा, 800 इंटू 20% 160, एंड लोन कितना जाएगा 640, तो ये लोन का अमाउंट हो जाएगा जो सी को दिया जाएगा, राइट। तो सी वापस से वही घुमा के पैसा किसके पास जाएगा, कमर्शियल, फिर वापस से जाओ 2 तरीके। समझ में आ रहा है, समझ में आया, कहाँ पे एक लोन को जाएगा, एक रिजर्व को जाएगा, फिर वापस ऐसा साइकिल घूमो। तो ऐसे होते 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 जब तक 1000 रुपए जो है ना वापस से पूरे के पूरे रिजर्व में नहीं चल जाते। कैसे रिजर्व में जाएंगे, पहले अगर आप देखते हो, पहले इसमें जो है, पहले इसमें 200 रुपीज गए रिजर्व में, पहले 1000 में से 200 चले गए, फिर 800 बाहर गए थे, फिर वापस से 800 आए, 800 के वापस हमने 160 रिजर्व में डाल दिए, 640 बाहर गए, फिर वापस से 640 घूम के मेरे पास आएंगे, उसका 20 रिजर्व में जाएगा बचा हुआ लोन में, फिर वापस से घूमेगा, फिर वापस ऐसे। तो ये जब साइकिल चलता रहेगा तो पूरा जब तक सारे का सारा 1000 रिजर्व में नहीं चला जाता ना, तब तक ये साइकिल चलता रहेगा और मनी इकोनॉमी में क्रिएट होता रहेगा। अब कैसे वो समझो। यहाँ पे पहली चीज CRR प्लस SLR, यानी कि नथिंग बट लीगल रिजर्व रेशो, इसको हम बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशो। अब रीड करते करते समझेंगे। कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, द डिपॉजिटर्स कैन विड्रॉ इन पार्ट और इन फुल फ्रॉम देयर डिपॉजिट अमाउंट्स by writing in a checks, ये ठीक। The banks use the money in those deposits to grant the loans. These functions of the commercial banks are basic deposit creation, जो basic function है उसकी बात हो रही।
एंड दैट्स व्हाई मनी क्रिएशन ऑल्सो कॉल्ड एज डिपॉजिट क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन. अल्टरनेटिव नेम वापस आए. क्रेडिट क्रिएशन यानी कि लोन को क्रिएट करना, वो हुआ है. डिपॉजिट क्रिएशन यानी कि डिपॉजिट कंटिन्यूस बेसिस पे आ रहा है घूम घूम के, तो इसीलिए मनी क्रिएशन को ही अल्टरनेटिव नाम दिए है डिपॉजिट क्रिएशन एंड क्रेडिट क्रिएशन. द मनी क्रिएशन और द क्रेडिट क्रिएशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपांशन ऑफ क्रेडिट यानी कि लोन का एक्सपांशन थ्रू द डेरिवेटिव डिपॉजिट. डेरिवेटिव डिपॉजिट इज नथिंग बट द फर्स्ट टाइम जो 1000 रुपए रखा उसी की वजह से ये पूरा प्रोसेस डिराइव हुआ एंड दैट्स व्हाई वी आर एक्सपांडिंग व्हाट लोन. इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि ये जो मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन है दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपांशन ऑफ क्रेडिट थ्रू द डेरिवेटिव डिपॉजिट. आई होप आई एम क्लियर. इन दिस दो चीजें इंपॉर्टेंट है. एक तो इनिशियल डिपॉजिट जो हमारे इसमें 1000 था, रुपीज 1000, एंड LRR इज नथिंग बट CRR एंड SLR का टोटल जो हमारे एग्जाम्पल में 20% था. ठीक है, तो क्या होते कह रहे 1000 रुपए आपने रखे, 800 का लोन दिया, 200 रिजर्व, 800 रखा, 620 रिजर्व. ये एक्सेल शीट समझो कैसे हुआ है. 800 रुपए आपने वापस से लोन आया आपके पास, आपने उसमें से 20% रिजर्व लिया, बचा हुआ लोन दिया, 640 वापस डिपॉजिट किए, वापस रिजर्व, वापस लोन, वापस से 512 यहाँ आएंगे, फिर वापस रिजर्व, वापस लोन. तो इस तरीके से आप पूरा साइकिल कंप्लीट करते रहोगे तब तक जब तक आपने जो इनिशियल डिपॉजिट जो है जो दिया था वो लीगल रिजर्व रेशियो में नहीं चला जाता कंप्लीटली तब तक. तो इसीलिए इस तरीके से आपका क्या हो रहा है, पैसा जो है वो क्रिएट होते जा रहा है इकोनॉमी में. एंड दैट्स व्हाई दे हैव डिराइव्ड वन फॉर्मूला फॉर दिस एंड दैट फॉर्मूला इज इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1/LRR. दैट इज 1000 इंटू 1/20%. दैट इज नथिंग बट 5000. यानी कि उनका ये बोलना है अगर इकोनॉमी में इस 5000 का इंटरप्रिटेशन समझो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. 1000 अगर इकोनॉमी में कोई रखता है, मतलब कमर्शियल बैंक्स के पास कोई डिपॉजिट रखता है, तो वो इकोनॉमी में 5000 रुपीज क्रिएट कर रहा है. आई एम नॉट सेइंग 5000 रुपीज प्रिंट कर रहा है, आई एम सेइंग 5000 रुपीज क्रिएट हो रहे. मतलब जैसे मैंने आपको कहा ना, आपसे मेरे पास पैसा आया, फिर मेरे से अमेजोन से सैलरीड पर्सन को, तो ये क्या है, सेम पैसा घूम रहा है. तो वैसे ही 1000 जो मेरे पास आया था वही जो घूम घूम के कितनी बार कितना पैसा क्रिएट करेगा, अगर वो बैंकिंग सिस्टम में गया तो 5000 रुपीज क्रिएट करेगा. क्लियर क्या विष्णुप्रिया? यस, दैट इज नथिंग बट मनी क्रिएशन एंड मनी मल्टीप्लायर. समझो मनी मल्टीप्लायर मतलब मनी मल्टीप्लायर मेजर्स हाउ मेनी टाइम्स द टोटल डिपॉजिट वुड बी ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट विच डिटरमाइंड बाय द LRR. मतलब समझो इनिशियल डिपॉजिट कितना था रे हमारा 1000, राइट. अब टोटल डिपॉजिट कितना हुआ, अगर आप डिपॉजिट का कॉलम देखोगे दिस इज नथिंग बट 5000. यानी कि हमने जो मनी क्रिएट किया वो कितना है 5000. तो इनिशियल डिपॉजिट यानी कि 1000 से हम 5000 तक गए, यानी कि हमने इस 1000 से कितना टाइम्स हमने पैसा क्रिएट किया इकोनॉमी में, कितने टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स वी हैव क्रिएटेड द मनी. तो 5000 रुपीज विच वी हैव क्रिएटेड, बट ये कितने टाइम्स है इनिशियल डिपॉजिट का, 5 टाइम्स. दैट इज नथिंग बट योर money multiplier. So money multiplier measures the amount of money that the commercial banks are able to create in the form of deposit with the every unit of money it keeps in the reserve. थोड़ा सा फैंसी डेफिनेशन है, लॉजिक सेम है. रिजर्व में जो पैसा रखा है वो उसकी वजह से, और जो लोन दे रहा है उसकी वजह से इकोनॉमी में कितने टाइम्स पैसा क्रिएट हो रहा है वो हमें समझाना है. इसी को अल्टरनेटिव बोलते हैं डिपॉजिट मल्टीप्लायर ऑल्सो. सो मनी मल्टीप्लायर इज ऑल्सो नोन एज डिपॉजिट मल्टीप्लायर. अब ये आप देखो, आप ये क्या राउंड एंड राउंड ये जो टेबल है ये एग्जाम में निकालते बैठोगे नहीं. So we have derived the formula. What that formula is 1/LRR. यानी कि क्या 1/ reserve percentage is nothing but your multiple times जो पैसा क्रिएट होगा. So 1/20% यानी कि इकोनॉमी में 1000 रुपीज रखने की वजह से 5 टाइम्स इनिशियल डिपॉजिट के 5 टाइम्स पैसा क्रिएट हुआ, यानी कि 1000 इंटू 5 दैट इज 5000. अंडरस्टूड परफेक्टली? यस, 5 टाइम्स. परफेक्ट, क्या बात है, अंडरस्टूड. तो ये मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट एंड मनी क्रिएशन का कॉन्सेप्ट था. अब इसके कुछ इंटरप्रिटेशन वाले पॉइंट्स हैं जो कहीं नहीं मिलेंगे एक्सेप्ट माय बुक. क्या क्या लिखा है देखो. पहला, मनी क्रिएशन का प्रोसेस कब तक चलता रहेगा,
तब तक चलता रहेगा जब तक इनिशियल डिपॉजिट जो है वो पूरा कंप्लीटली कहाँ ना चला जाए, रिजर्व में ना चला जाए। दूसरा, बैंक में कीप रिजर्व्स बियॉन्ड द रिक्वायरमेंट सेट बाय आरबीआई, यानी कि क्या, बैंक ने 20% सीआरआर प्लस एसएलआर बोला है, अज्यूम 20%, तो क्या हम लोग रिजर्व में 20% ही डालना चाहिए या उससे ज्यादा डालो तो चलेगा? उससे ज्यादा भी चलता है। अगर 20% बोला बैंक ने, हम 30% रखे, बैंक रोकेगा नहीं, बैंक मतलब आरबीआई कमर्शियल बैंक को नहीं रोकेगा। सो इन दैट केस आपकी बुक मिल जाए फिर जन्नत है। यस, चलो सेकंड पॉइंट क्लियर। उसके बाद थर्ड, बहुत ध्यान से समझो, लोअर द एलआरआर हायर द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर एंड मनी क्रिएशन। बहुत ध्यान से समझना, इस एग्जाम्पल में हमारा जो एलआरआर था यानी कि जो रिजर्व था वो था 20%। इफ आई लोअर इट डाउन, सपोज अज्यूम करो मैं 1/20% की जगह 10% कर देती हूँ, तो 1/10% इज व्हाट रे? 1/10% इज नथिंग बट 10 टाइम्स। तो अब अगर मैं 10 टाइम्स बोल रही हूँ, 1/10% इज 10 टाइम्स। 10 टाइम्स मतलब क्या रे? अगर मेरा इनिशियल डिपॉजिट 1000 होता तो 1000 का 10 टाइम्स मेरा पैसा क्रिएट होता इकोनॉमी में, यानी कि 10,000 रुपए क्रिएट होते। अभी के मेरे एग्जाम्पल में जो 5000 क्रिएट हो रहे थे, अब कितने क्रिएट होंगे? 10,000 होंगे। दैट्स वाई वी से कि अगर आपके रिजर्व में लोअर द एलआरआर, अगर आपने रिजर्व में पैसा कम रखा तो ऑब्वियस सी बात है लोन में पैसा ज्यादा जाएगा, तो आप राउंड ज्यादा घूमोगे, राउंड ज्यादा घूमा यानी कि ज्यादा पैसा क्रिएट हुआ, यानी कि मल्टीपल टाइम्स भी ज्यादा हुआ। इसीलिए ऐसा बोलते हैं अगर आपका एलआरआर आपने रिड्यूस कर दिया तो जो मनी क्रिएशन होगा इकोनॉमी में वो और आपका मनी मल्टीप्लायर दोनों भी ज्यादा होंगे। ये पॉइंट क्लियर क्या? परफेक्ट। एंड द लास्ट इज कैन मनी मल्टीप्लायर बी लेस देन 1? ये कहीं नहीं लिखा हुआ, ये रिसर्च से आया हुआ पॉइंट है। कैन मनी मल्टीप्लायर बी लेस देन 1? इट विल नेवर एवर बी लेस देन 1। रीजन बहुत ध्यान से समझना, इंटरप्रिटेशन बहुत ध्यान से समझो। मनी मल्टीप्लायर है, ठीक है। अब मैं ये बोल रही हूँ मनी मल्टीप्लायर लेस देन 1 होना चाहिए, मतलब क्या बोल रही हूँ रे? अगर मनी मल्टीप्लायर 1 आया आपका, अज्यूम करो 1 टाइम आया, यानी कि क्या किया आपने? अगर आपको मनी मल्टीप्लायर, अगर आपको देखो हमारा फॉर्मूला इज 1/LRR। अगर मुझे मनी मल्टीप्लायर जो है, अगर मैं ये बोल रही हूँ कि मेरा जो पैसा क्रिएट हुआ है वो 1 टाइम होना चाहिए, यानी कि मैं क्या बोल रही हूँ, मेरा जितना भी पैसा मेरे पास इनिशियली आया था वो सारा का सारा मैंने रिजर्व में डाल दिया, तभी आपका 1% आएगा ना। 1/100% इज 1। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, सो नाउ अगर ऐसा है कि मेरे पास, अगर मैं बोल रही हूँ मनी मल्टीप्लायर 1 है, अज्यूम, यानी कि क्या 100% मेरा रिजर्व होना चाहिए। तो अगर जो मेरे पास डिपॉजिट आया अगर सारा का सारा मैंने रिजर्व में डाल दिया तो क्या आगे लोन जाएगा? क्या हम मनी मल्टीप्लायर का प्रोसेस या मनी क्रिएशन का प्रोसेस घूमेंगे? नहीं घूमेंगे। तो क्या कभी भी मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 होगा? नहीं होगा, क्योंकि हम सारा का सारा पैसा रिजर्व में नहीं डालेंगे। दूसरा पॉइंट, क्या मनी मल्टीप्लायर लेस देन 1 हो सकता है? क्या लेस देन 1 यानी कि अज्यूम करते हम लोग, लेस देन 1 यानी कि अज्यूम करते 0.8 अज्यूम, तो यानी कि अप्रोक्सीमेटली 0.8। तो अगर ये 0.8 कब आएगा? जब आप 1/120% करोगे। अब अज्यूम करो आया आपके पास 1000, कमर्शियल बैंक्स के पास आया 1000 और वो 1000 तो रख ही रहा है 100% प्लस खुद की जेब से भी 20% डालेगा। लॉजिकल लगता है? कमर्शियल बैंक्स क्यों खुद के जेब से रिजर्व में पैसा डालने के लिए बैठेगा वापस से? मतलब जो डिपॉजिट आया वो तो डाल ही दिया, प्लस ऊपर से खुद की जेब का भी पर्सनल पैसा डाल रहे। क्या लॉजिक बनता है? नहीं। एंड दैट इज द रीजन वाई अगर एलआरआर जो है आपका रिजर्व ही 100% से ज्यादा नहीं हो सकता तो आपका मनी मल्टीप्लायर कभी भी लेस देन 1 नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना। अगर एग्जाम में कभी भी आंसर आपका क्रॉस चेक हमेशा होना चाहिए, आपके हर आंसर का क्रॉस चेक आपके पास होना चाहिए। अगर आंसर आपका 1 या तो उससे कम आया, 1 एक आध बार गलती से, चलो अज्यूम करो बाय मिस्टेक है क्वेश्चन में तो आ भी जाए, वो भी लॉजिकल है, ठीक है, वो हो नहीं सकता प्रैक्टिकली बट ठीक है, आया तो ठीक है। बट लेस देन 1 अगर आया तो आपने गारंटी कुछ ना कुछ तो गलती करी है। लेस देन 1 कभी भी नहीं हो सकता। क्लियर है क्या? एग्जैक्टली प्रिंसिपल अमाउंट से ज्यादा कैसे रखोगे? आप रख ही नहीं सकते, इसकी वजह से मनी मल्टीप्लायर आपका लेस देन 1 नहीं होगा। इट विल ऑलवेज बी मोर देन 1। इज दैट क्लियर? परफेक्टली क्लियर? क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है?
क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस, ऑल राइट। सो फॉर द डे, क्योंकि आज हमारा चैप्टर खत्म हुआ है, हम लोग नया चैप्टर आज स्टार्ट नहीं करेंगे। वी विल कंटिन्यू टुमारो। एंड आज तो हमारा आज का टॉपिक, क्योंकि चैप्टर खत्म हो चुका है, आज का लेसन, आज का सेशन हम यही खत्म करेंगे। इफ यू हैव एनी अदर डाउट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, देन लेट मी नो राइट नाउ सो दैट आई कैन सॉल्व इट। एंड इफ नॉट, इफ यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, so very nice. Yes, any other doubt, or I can conclude that yes, you have understood everything and there is no doubt. Understood everything? Okay. Yes. कल से we'll start with a new chapter, that is circular flow of income. ठीक है, तो we'll meet tomorrow. Till then, take care and bye bye. आई जस्ट होप सो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ गई होगी उस वीडियो को देखकर कि मनी मल्टीप्लायर एग्जैक्टली होता क्या है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर आगे समझो फ्रॉम सीए फाउंडेशन पर्सपेक्टिव, या ये सीए फाउंडेशन में किस तरीके से इस पे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो सबसे पहला, 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी इंक्रीजेस इन द मॉनेटरी बेस कॉज द मनी सप्लाई इंक्रीज बाय मोर देन 1 रुपी। अब ऑलरेडी आप लोगों ने वीडियो देख लिया, अब आपको ये लाइन का मतलब भी समझा होगा कि भाई अगर इकोनॉमी में 100 रुपए भी अगर कोई डाल रहा है या 1 रुपए भी डाल रहा है, तो उससे जो मनी क्रिएट हो रहा है या मनी सप्लाई क्रिएट हो रहा है इकोनॉमी में, वो 1 रुपए से बहुत ज्यादा है। वाई? बिकॉज एक का एक्सपेंडिचर दूसरे का इनकम, दूसरे का एक्सपेंडिचर तीसरे का इनकम, तो दैट इज द रीजन वाई कि ये कॉन्सेप्ट आता है। अब ये जो मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, इसके 3 फॉर्मूलाज आपको सीए फाउंडेशन के पर्सपेक्टिव से दिए हैं। वो जो बेस कॉन्सेप्ट था उसमें एक ही फॉर्मूला है, वो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब उसको थोड़ा सा और इवॉल्व करके 3 फॉर्मूलाज आपको समझने हैं, जिसमें से सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू मनी सप्लाई अपॉन मॉनेटरी बेस। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज नथिंग बट इसी का रेसिप्रोकल करके डाला हुआ है। मतलब क्या कि दिस इज मनी मल्टीप्लायर, ठीक है, मनी सप्लाई इज कैपिटल एम एंड मॉनेटरी बेस इज दिस। तो ये मॉनेटरी बेस इनटू मनी मल्टीप्लायर, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपको मनी सप्लाई मिल जाएगा। तो ये सिर्फ फॉर्मूला इसी का बस दूसरा वर्जन ऑफ फॉर्मूला है, फॉर्मूला सेम है, तो इसलिए मैं एक ही फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रही हूँ जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है मनी मल्टीप्लायर का। ओके, तो मनी मल्टीप्लायर बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ये डिराइव कैसे हुआ है देखो। तो मनी मल्टीप्लायर इज द रेशियो दैट रिलेट्स द चेंजेस ऑफ मनी सप्लाई given change in the monetary base. So it is the ratio of the stock of money to the stock high powered money. So basically आपका जो मॉनेटरी बेस होता है उसके बेसिस पे अपने को मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट डिराइव करना है। तो देखो मनी सप्लाई मतलब क्या, कि देखो मनी सप्लाई मतलब पहला तो कितने लोगों के पास, देखो लोगों के पास जो कैश अवेलेबल है, जैसे मेरे पास अभी इतना ही कैश अवेलेबल है, ठीक है, इतना जो मेरे पास कैश अवेलेबल है, ये कैश अवेलेबल जो होगा सर्कुलेट जो किया जाएगा इकोनॉमी में, वो अलोंग विद दैट, अलोंग विद दिस कैश, ऑब्वियसली बात है, मेरे पास अगर कैश में इतना है तो मेरे पास बैंक में भी कुछ ना कुछ तो होगा बाय वे ऑफ अ डिपॉजिट। तो मेरा जो टोटल जो पैसा मेरे पास अवेलेबल है दैट इज नथिंग बट व्हाट, जो कैश अवेलेबल है मेरे पास वो, प्लस मेरा जो बैंक के पास जो डिपॉजिट पड़ा हुआ है वो। आप बोलोगे कि मैम आपका जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट वगैरह किया है उसका क्या, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट्स की बात नहीं कर रहे, वो इन्वेस्टमेंट्स सारी मेरे बैंक के थ्रू ही एट द एंड गई है, तो इसीलिए बैंक के पास जो डिपॉजिट रखा है, मेरे इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेकर आने का नहीं। यहाँ पे सिर्फ देखो कि इकोनॉमी में जो पैसा है, तो वो जो मेरा इनकम बना था जो किसी और का एक्सपेंडिचर बनने वाला है, तो वो कैसे पूरा कॉन्सेप्ट इवॉल्व होगा। तो सबसे पहले तो आपको समझना है मेरे पास जो पैसा है, या तो मेरे पास कैश में पैसा है या तो मेरे पास बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है। तो मनी सप्लाई मतलब फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव इज कैश प्लस डिपॉजिट। तो मनी इज ईदर द करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, या तो फिर बैंक के पास जो डिपॉजिट है वो, दैट इज नथिंग बट मनी।
तो अब ये उनका कॉन्सेप्ट है। तो पहले तो ये हो गया मनी। दूसरा उन्होंने दिया है डिनोमिनेटर में मॉनेटरी बेस। तो मॉनेटरी बेस इज नथिंग बट व्हाट, कि जो करेंसी सर्कुलेट हो रही है इकोनॉमी में, जो करेंसी सर्कुलेट हो रही है इकोनॉमी में, दैट प्लस बैंक के रिजर्व्स, दैट प्लस बैंक के रिजर्व्स। अब बैंक के रिजर्व्स दो तरीके से आते हैं, एक होता है रिक्वायर्ड रिजर्व्स, एक होता है एक्सेस रिजर्व। एक्सेसिव रिजर्व्स या क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। एक तो पहले तो समझो सर्कुलेट इन द इकोनॉमी, मतलब कि लोगों के हाथ से, मतलब 100 रुपए, अगर सपोज मान लो 100 रुपए किसी ने बैंक में डिपॉजिट करे, तो उसमें से रिजर्व्स का पैसा हटा दिया जाएगा और आगे लोन दिया जाएगा। तो इसी तरीके से, मतलब अगर 1000 रुपए बैंक में जमा किया जाए, तो अभी जो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देखा ना, एक्सेल के थ्रू दिखाया था मैंने, तो 1000 रुपए में से आपका रिजर्व में चला जाएगा 200 रुपए, 200 रुपए, तो बचा हुआ 800 जाएगा वापस से बैंक के पास, फिर वो 800 रुपए होगा, उसमें से वापस 20% हटा के फिर वापस से क्रिएशन होगा। तो ये जो आप लोग पूरा प्रोसेस देख रहे हो ना, ये हटा हटा के, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट करेंसी इन सर्कुलेशन। तो ये जो सर्कुलेशन वाला जो पैसा है, प्लस वो जो रिजर्व्स में जो रखा है, जो 20% हट रहा है हमारा, वो रिजर्वेशन, रिजर्व्स में जो रखा है वो होगा तुम्हारा मॉनेटरी बेस। व्हाट हैपेंस इज कि एक होता है रिक्वायर्ड रिजर्व, एक होता है एक्सेसिव रिजर्व्स। मतलब क्या, रिक्वायर्ड रिजर्व, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आरबीआई के ही वेबसाइट पे जाते हो, तो होम पेज पे जाना, होम पेज पे चल मेरे भाई, जल्दी चल, हाँ, होम पेज पे अगर आप जाते हो तो आपको यहाँ पे मिलेगा रिजर्व रेशियो दिख रहा है। तो सीआरआर कितना लिखने के, कितना मेंटेन करने के लिए बोला है, 4.5। कुछ टाइम पहले ये 4 था, 3.5 भी था। इसका मतलब इन्होंने सीआरआर बढ़ा दिया है अभी। तो बाकी आप समझदार हो ही, सीआरआर बढ़ने से क्या होता है, तो वीडियो देखी होगी आप लोगों ने यूनिट नंबर 3 की, तो आपको समझ गया होगा। तो सीआरआर 4.5 है एंड एसएलआर 18% है, तो टोटल बेसिस पर 22.5 ये आपका रिजर्व है। करेक्ट है, 22.5 ये आपका रिजर्व्स है अभी का। तो अब होता क्या है, ये 22.5 ये रिक्वायर्ड रिजर्व्स है जो बताया गया है। लेकिन ऐसा जरूरी है क्या कि बैंक 22.5 ही हमेशा रखे? बैंक चाहे तो ज्यादा रिजर्व भी मेंटेन कर सकता है, उसको रोका थोड़ी जाएगा। तो मैं सिंपल कैलकुलेशन हो इसीलिए मैं 20% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिजर्व रख देती हूँ, और बैंक ने रखा है 30% का। तो एक्सेसिव रिजर्व्स कितना हुआ है, 10%। क्यों? क्योंकि रखने के लिए तुमको बोला था रिजर्व सिर्फ 20% का, बैंक रख रहा है 30% का, तो एक्सेसिव रिजर्व्स कितना रखा है तुमने, 10% का। तो टोटल जो बैंक रिजर्व्स होते हैं वो रिक्वायर्ड रिजर्व्स प्लस एक्सेसिव, यानी कि ही टोटल बेसिस पर कितना रखा जाएगा, टोटल बेसिस पर जो रिजर्व्स है वो है 30% का। तो जो 30% वाला जो रिजर्व आएगा वो अमाउंट प्लस करेंसी इन सर्कुलेशन वाला अमाउंट मिलाकर आपका बनेगा मॉनेटरी बेस। आपका फॉर्मूला क्या बनता है, मॉनेटरी सप्लाई, मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय मॉनेटरी बेस। यानी कि अगर ऐसा सिचुएशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इकोनॉमी में 100 रुपए भी चले जाते हैं, अगर 100 रुपए भी चले जाते हैं, अगर 100 रुपए किसी ने डिपॉजिट कर दिए बैंक में, तो वो धीरे धीरे इंक्रीमेंट हो होकर कितना पहुंच सकता है, 500 रुपए तक अगर पहुंच रहा है। इसका मतलब हमारा मनी मल्टीप्लायर कितना होगा, 5 माना जाएगा। वाई? बिकॉज 500 डिवाइड बाय 100 दैट विल बी 5। तो हमारा मनी मल्टीप्लायर कितना होगा, 5 माना जाएगा। सो दिस इज हाउ वन कॉन्सेप्ट और वन फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ योर मनी मल्टीप्लायर, की मनी मल्टीप्लायर यानी कि मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय मॉनेटरी बेस। जहां पे मनी सप्लाई का मतलब होता है कैश डिपॉजिट्स, मॉनेटरी बेस का मतलब होता है आपके जो भी सर्कुलेशन में जो करेंसी है वो। ये ढूंढना आपको बिल्कुल भी नहीं है, आपको रेडीमेड मिलेगा। बिल्कुल दिमाग मत लगाना कि इसको कैसे ढूंढते हैं, क्या करते हैं, पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि इसके लिए फिर आपको बहुत डिटेल में पीएचडी करना पड़ेगा। तो आप इतना डिटेल में मत जाना। सर्कुलेशन इन करेंसी इन सर्कुलेशन समझो, एंड प्लस बैंक रिजर्व। बैंक मतलब बैंक रिजर्व मतलब जो भी रिक्वायर्ड होगा वो, और अगर गलती से एक्सेसिव रखा होगा तो वो दोनों का मिलाकर टोटल रिजर्व जितना भी बैंक ने रखा होगा वो। तो वो दोनों अगर आप ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा मनी मल्टीप्लायर। अब इसी मल्टीप्लायर को मैंने एक अलग तरीके से लिखा है नीचे। कैसे लिखा है, देखो, मनी सप्लाई मतलब क्या, सी प्लस डी, यानी कि कैश प्लस डिपॉजिट्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लायर के लिए जो नीचे जो उनका डिनोमिनेटर था वो था मॉनेटरी बेस का। ये दूसरा फॉर्मूला डेरिवेशन चल रहा है, ये दूसरा फॉर्मूला डिराइव कर रही हूँ मैं। तो दूसरा फॉर्मूला क्या है, डिवाइडेड बाय मॉनेटरी बेस था। मैं पहले फॉर्मूला से ही दूसरा फॉर्मूला डिराइव कर रही हूँ। बट मॉनेटरी बेस मतलब क्या, करेंसी इन सर्कुलेशन, यानी कि जो लोगों के पास जो कैश अवेलेबल है, प्लस जो बैंक ने अपने पास रिजर्व रखा है, प्लस अगर एक्सेसिव कुछ रिजर्व रखा होगा तो
करेक्ट। अब इसी को मैं C प्लस D प्लस C प्लस RR प्लस RR प्लस ER इज नथिंग बट व्हाट, आप इसको मतलब रिजर्व, रिक्वायर्ड रिजर्व प्लस एक्सेसिव रिजर्व बोल सकते हो। मैंने क्या किया, मैंने D को बाहर निकाला है, मैंने क्या किया है, D को बाहर निकाला। तो D अगर बाहर आता है तो क्या हो जाएगा, C डिवाइडेड बाई D प्लस 1 हो जाएगा, D को बाहर निकाल दोगे तो। यहाँ पर भी ऑब्वियस सी बात है, आपको पूरा वैल्यू सेम रखना है, तो D को यहाँ से भी बाहर निकाल दिया तो C अपॉन D हो गया, आर अपॉन डी हो गया, ई आर अपॉन डी हो गया, ये डी डी कट हो जाएगा, करेक्ट। अब ध्यान से समझना, सी अपॉन डी का मतलब क्या हुआ, सी अपॉन डी का मतलब होता है सी अपॉन डी इज करेंसी रेशो। अभी करेंसी रेशो का मतलब क्या है वो समझो, फिर उसके बाद आर आर अपॉन डी मतलब रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो एंड देन एक्सेस रिजर्व रेशो। इसी को बोला जाता है सी, कौन सा गया ये सी, छोटा सी बोला जाता है इसको, एंड ये आर एंड ई, ये डिनोमिनेशन, ये व्हाट यू कैन से, ये इस तरीके से डिनोट होता है, ठीक है। तो ये c प्लस 1 अपॉन सी, तो आपका बेसिक फॉर्मूला क्या डिराइव हुआ, c प्लस 1 अपॉन सी प्लस आर प्लस ई, ये फॉर्मूला आपको दिखेगा। एक दूसरा फॉर्मूला मैंने डिराइव किया है। अब ये करेंसी रेशो क्या होता है, ये आर क्या है, ई क्या है, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी, 2 मिनट देना। लेकिन ये डेरिवेशन कैसे हुआ, आई होप सो आपको समझा होगा, नहीं तो एक बार देख लेना और आपके किताबों में भी लिख देना। तो पहले मैंने क्या किया, मैंने ये फॉर्मूला पहले तो ये फॉर्मूला आया, इस फॉर्मूला को मैंने तोड़ा, फिर इसी फॉर्मूला को मैंने बस अल्फाबेट्स में लिखा, उस अल्फाबेट्स में से मैंने डी को बाहर निकाल दिया, और फिर डी को बाहर निकालने के बाद ये फॉर्मूला डिराइव हुआ। तो ये जो फॉर्मूला डिराइव हुआ है, ये फॉर्मूला होगा आपका दूसरा फॉर्मूला। अब इसमें क्या है, सी कैसे है, आर क्या है, ई, ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो सी एंड आर एंड ई है वो क्या है, वो ध्यान से समझो। पहले तो समझो सी एंड आर, ठीक है, करेंसी डिपॉजिट रेशो या रिजर्व डिपॉजिट रेशो या हाई पावर्ड मनी। एक्चुअली होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मल्टीप्लायर का जो वैल्यू है ना, मल्टीप्लायर का वैल्यू, आई एम सेइंग, आई एम नॉट सेइंग मनी सप्लायर, मैं बोल रही हूँ जितना मल्टीप्लायर का जो वैल्यू है ना, वो जितना ज्यादा होगा उतना मनी सप्लाई ज्यादा होगा। मतलब मल्टीप्लायर अगर 10 है तो मनी सप्लाई आपका 10 टाइम्स ज्यादा आने वाला है। मनी मल्टीप्लायर 5 है तो 5 टाइम्स ही ज्यादा आएगा। अगर 100 करोड़ डाले हैं, 5 मल्टीप्लायर है तो 500 करोड़ आएगा। लेकिन वही अगर 5 की जगह पे 10 मल्टीप्लायर होता तो 1000 करोड़ बन जाते 100 करोड़ डालने से। तो ये मल्टीप्लायर का वैल्यू जितना ज्यादा उतना मनी सप्लाई का वैल्यू ज्यादा होता है, ये तो समझ गया। अब मनी सप्लाई जो होता है ना, वो यहाँ पर भी डिपेंड करता है, मतलब किस पे, स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी पे, रिजर्व रेशो जो अभी आप लोगों ने देखा रिजर्व रेशो पे, एंड करेंसी डिपॉजिट रेशो पे। बोला वही है जो पहले आप लोगों ने पढ़ा, मनी सप्लाई डिपेंड्स ऑन आरबीआई का डिसीजन एंड कमर्शियल बैंक का सेंट्रल जो क्रेडिट सिस्टम होता है उस पे। उसी को बार बार अलग तरीके से तोड़ के बता रहे हैं। देखो ये स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी इज नथिंग बट व्हाट, कि जो सेंट्रल बैंक जो कंट्रोल रख रहा है वही पैसा, अगेन सेंट्रल बैंक का डिसीजन आया। और ये डिपॉजिट एंड ये करेंसी इज नथिंग बट व्हाट, अगेन आरबीआई का अपना जो कमर्शियल बैंक है, वो जो क्रेडिट सिस्टम के बेस्ड जो पैसा घुमा रहा है उसका बस अलग तरीका, बताने का तरीका अलग हो गया, बस बाकी कुछ नहीं। तो ये 3 चीजें याद रखो, पहला स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी, दूसरा रेशियो ऑफ रिजर्व्स टू डिपॉजिट रेशियो, तीसरा होता है करेंसी डिपॉजिट रेशियो। तो वन बाय वन समझते हैं। पहला मैं बात कर रही हूँ बिहेवियर ऑफ सेंट्रल बैंक यानी कि हाई पावर्ड मनी का। हाई पावर्ड मनी मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो पैसा लोगों के पास मॉनिटरी अथॉरिटी ने कंट्रोल करना है, जो कि लोगों के पास सर्कुलेशन में जो पैसा है जिस पर सेंट्रल बैंक जो है वो कंट्रोल रखेगा। तो ये जो इशू किया जाएगा करेंसी हाई पावर्ड मनी, वो जितना ज्यादा होगा उतना ही मनी सप्लाई ज्यादा, जितना ज्यादा करेंसी इकोनॉमी में आ रहा है 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़, जितना ज्यादा आएगा उतना ही मनी सप्लाई ज्यादा होगा। दूसरा आता है कमर्शियल बैंक का बिहेवियर जो कि आता है रिजर्व रेशियो के थ्रू। अब रिजर्व रेशियोज के थ्रू मतलब क्या, देखो ध्यान से समझो, जितना ये रिवर्स साइकोलॉजी है, मतलब रिवर्स मतलब क्या, देखो पब्लिक से पैसा आया, फिर जो पब्लिक से पैसा आया वही एज अ लोन जाएगा, लेकिन बिफोर लोन आपको क्या करना है, उसको रिजर्व में रखना है। तो होगा क्या, अब अगर रिजर्व्स बढ़ा दिया जाएगा तो लोगों को लोन कम दिया जाएगा। अगर लोगों के पास पैसा कम हुआ तो वो मल्टीप्लायर भी तो कम हो जाएगा, घूमेगा पैसा कम टाइम। तो इसकी वजह से अगर रिजर्व अगर आपका कम हुआ तो मनी मल्टीप्लायर ज्यादा, अगर रिजर्व बढ़ा दिया जाएगा तो मनी मल्टीप्लायर आपका कम होगा। सो इट हैज अ इनवर्स रिलेशन। सो बेसिकली रिजर्व रेशियो इज नथिंग बट व्हाट, जो आप लोगों ने देखा, आपने जो रिजर्व जो डिपॉजिट पे रखा जाता है, रिजर्व डिवाइडेड बाय आर डिवाइडेड बाय डी, देखा ना आप लोगों ने, मतलब जो डिपॉजिट आपके पास आया था उसका जो डिपॉजिट पे जो रिजर्व रखा जाता है वो होता है आपका आर आर अपॉन डी, यानी कि रिजर्व रेशियो, जिसको आप स्मॉल आर बोलते हो या स्मॉल आर से डिनोट होता है। तो वो जो स्मॉल आर है अगर वो कम हो गया
तो मनी मल्टीप्लायर, लोगों के पास ज्यादा पैसा जाएगा, रिजर्व में पैसा कम हो जाएगा, लोग के पास ज्यादा पैसा जाएगा, तो वो पूरा साइकिल ज्यादा घूमेंगे। तो दिस इज हाउ इट विल वर्क। सो इसे तो पहला क्या हो गया तुम्हारा, पहला तो अभी आपको पता चल गया होगा कि आर क्या होता है। उसके बाद आपको सी पता चल गया कि लोगों के पास जो पैसा है वो क्या है, वन तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। अब बचा ई। ई इज नथिंग बट व्हाट, एक्सेस रिजर्व रेशियो। एक्सेस रिजर्व रेशियो का मतलब ध्यान से समझो क्या होता है कि कमर्शियल बैंक्स को क्या बोला जाता है। सपोज मान लो एसएलआर है 18%, आपको आपने रख दिया 20% का, तो आपने 2% एक्सेस रख दिया। तो एक्सेस रिजर्व जो है ना, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और ये बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करता है। कैसे, वन बाय वन ध्यान से समझो। In the actual practice, the commercial banks keeps only the required fraction of total deposits in the form of cash reserves, ठीक है। in the form of cash reserves जितना भी आपका बोला जाएगा उतना ही रखा है। लेकिन commercial, however, the commercial bank system hold the actual reserve ratio may be greater than what the reserve ratio is all about। तो आपका रिजर्व रेशियो जितना भी है उससे भी ज्यादा एसएलआर या सीआरआर बैंक चाहे तो रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो एक्सेसिव रखा जाएगा, मतलब ये आपका टोटल डिपॉजिट, टोटल रिजर्व जो आप लोगों ने एज अ बैंक, कमर्शियल बैंक में जो टोटल रिजर्व रखा है दैट इज 20% एंड रिक्वायर्ड था 18%। तो एक्सेस रिजर्व कितना होगा, 2% होगा। ये तो समझ गया। अब ये जो एक्सेसिव रिजर्व अगर कमर्शियल बैंक ने अपने पास ज्यादा रखा, फिर सी बात है, देखो पब्लिक के पैसा आया, पब्लिक से जो पैसा आया, सपोज मान लो 100 रुपए आया, 20 रुपए 18% रखना था, मतलब आपको सिर्फ 100 रुपए पे आपको 18 रुपए रखने थे रिजर्व में, और बचा हुआ जो ना कितना आएगा 18, मतलब 82 रुपीज बाहर जाएगा एज ए लोन। बट इंस्टेड ऑफ 82 अब क्या होगा, जो कमर्शियल बैंक से जो पैसा आएगा 100 रुपए आया, 100 रुपए आने के बाद होगा क्या, अभी कमर्शियल बैंक्स ने एक्सेसिव रिजर्व रखा है, यानी कि 20 रुपए रिजर्व में जाएगा तो बाहर सिर्फ 80 रुपए जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर रिजर्व, एक्सेसिव रिजर्व बढ़ा दिया जाए तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा। सिंपल सिंपल एज दैट। अब इसकी वजह से होता क्या है, देखो क्या होता है कि एक्सेसिव रिजर्व रखने का भी ना एक कॉस्ट होता है जिसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। बिकॉज अगर आपने रिजर्व में रखा तो बाहर इकोनॉमी में पैसा नहीं जा रहा, सो इट्स काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर यू। सो होता क्या है, अगर आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रिजर्व होल्डिंग ज्यादा हो जाता है कि यार अगर लोगों के पास पैसा चला जाए तो सिचुएशन बेटर हो सकती है इकोनॉमी की, तो आप लोगों ने ऑब्वियस सी बात है एक्सेसिव रिजर्व नहीं रखना चाहिए एज अ बैंक। तो अगर इसका ये जो कॉस्ट है ना कि इकोनॉमी को जो कॉस्ट पड़ेगा बिकॉज ये एक्सेसिव रिजर्व रख रहे हैं, तो जिसकी वजह से इकोनॉमी को अगर कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा तो फिर क्या किया जाता है, कमर्शियल बैंक्स जो एक्सेसिव रिजर्व्स होते हैं, ईआरएस एक्सेसिव रिजर्व्स जो होते हैं वो घटा देता है, एंड जिसकी वजह से फिर वापस से इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये बेसिकली डिपेंड करता है कि यार एग्जैक्टली इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है मार्केट में और मनी सप्लाई कितना रखना है। तो अगर ऐसा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए, तो ये जो एक्सेस रिजर्व्स का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना कि वो कम हो जाएगा, तो एंड वाइस वर्सा विल अफेक्ट। तो क्या लिखा है देखो, वी ऑल नो द कॉस्ट to a bank while holding a excessive reserves in terms of opportunity cost, that is the interest that could have been earned on the loans। लोन पे जो इंटरेस्ट हम अर्न कर सकते थे वो हम लोगों ने सैक्रिफाइस कर दिया। इफ द बैंक चोजन टू इन्वेस्ट इंस्टेड ऑफ एक्सेसिव रिजर्व, तो अगर मैंने 82 रुपीज दिया होता तो मेरे पास पैसा ज्यादा आता है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन अब मैंने 80 रुपए ही दिया है तो मेरे पास जो इंटरेस्ट का पैसा आएगा वो कम आएगा। सो जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा उतना मैं रिजर्व में एज अ कमर्शियल बैंक कम पैसा रखूंगी, और अगर ऐसा हुआ कि एक्सेस जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत कम है तो मैं अपने रिजर्व में पैसा ज्यादा रखूंगी, एक्सेसिव रिजर्व रखूंगी। सो ये होता है कॉस्ट का। दूसरी बात, इफ द इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूरा पार्ट है, ध्यान से समझो। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए तो जो कॉस्ट है आपका एक्सेसिव रिजर्व होल्ड करने का वो आप देखो और फिर डिसाइड करो कि आपके डिपॉजिट्स को एक्सेसिव रिजर्व्स रखने हैं या नहीं रखने हैं। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो एक्सेसिव रिजर्व्स जो आप रखोगे उसके लिए जो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा वो भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आपने रिजर्व में रख दिया, इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है तो लो ना पैसा, बट आपने रिजर्व में रख दिया तो आपका कॉस्ट ज्यादा हो गया, तो इसीलिए ये उल्टा चलेगा। तो अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो फिर आप एक्सेसिव रिजर्व में पैसा ज्यादा डाल देना, जिससे आपका कॉस्ट जो होगा ना, कॉस्ट एक्सेसिव रिजर्व रखने का जो कॉस्ट था वो कम हो जाएगा। सो इसीलिए ऐसा बोलते हैं अगर कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा तो रिजर्व में पैसा कम रखेंगे एंड मनी सप्लाई बढ़ा देंगे।
एंड अगर उल्टा होगा, मतलब अगर कॉस्ट कम होगा तो वाइस वर्सा, मतलब अगर होल्डिंग करने का कॉस्ट अगर कम है, मतलब इंटरेस्ट रेट बहुत ही नॉमिनल है, उससे तो अच्छा रिजर्व में रख दो, तो अगेन रिजर्व बढ़ जाएंगे अगर वाइस वर्सा किया तो। अभी वाइस वर्सा मतलब क्या, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा। दूसरी बात ध्यान से समझो, अगर ऐसा सिचुएशन है कि बैंकिंग सिस्टम में, अब आप बोलोगे कि एक्सेसिव रिजर्व डिसाइड कैसे करें हम लोग, ज्यादा रखें या कम रखें एज ए बैंकर, तो एज ए बैंकर होता क्या है, अगर ऐसे सिचुएशन है कि जहां पे फियर हो, फियर ऑफ आउटफ्लोज, मतलब क्या बैंक्स को ये डर है कि डिपॉजिट्स आउटफ्लो बहुत ज्यादा होंगे, क्यों, क्योंकि जैसे फेस्टिवल्स में लोग बहुत सारा कैश निकाल लेते हैं, तो लोगों को पैसा चाहिए होगा, तो अगर लोगों को पैसा चाहिए तो आप रिजर्व में पैसा कम रखो, तो इसीलिए ऐसा लिखा है, इफ बैंक फियर्स द डिपॉजिट आउटफ्लो आर लाइकली टू इंक्रीज, बैंक से जो पैसा बाहर से आने वाला है वो लाइकली टू इंक्रीज है, then they will make sure that they will assure against the possibility that they will increase the excessive reserve ratio, they will increase the excessive reserve ratio, and conversely a decline in expected deposit outflow will reduce the benefit of holding the excessive reserves and excess reserve will fall। तो ये रिवर्स चलता रहेगा हमेशा, अगर बैंक्स के पास, अगर बैंक को ये डर है कि डिपॉजिट जो होगा, आउटफ्लो जो होगा वो बढ़ाने से मतलब जो इफ द एक्सपेक्टेड डिपॉजिट आउटफ्लो इंक्रीजेस, मतलब जो आउटफ्लो है वो बढ़ने वाला है, दे विल वांट टू मेक श्योर कि बहुत ज्यादा मनी सप्लाई इकोनॉमी में ना हो, अगर ऐसा होना चाहिए, अगर उनको ऐसा लगा तो फिर वो एक्सेसिव रिजर्व रेशो को भी बढ़ा देंगे, रिजर्व में ज्यादा पैसा रखेंगे सो दैट मनी सप्लाई ज्यादा ना चला जाए बाहर, या तो फिर अगर ऐसा होगा कि लोग पैसा विड्रॉ नहीं कर रहे हैं आज से ज्यादा कुछ, तो फिर वो एक्सेसिव रिजर्व्स बाहर निकाल देंगे। तो दिस इज हाउ इट विल वर्क। सो बैंकिंग सिस्टम में रिजर्व रेशो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये निगेटिवली इम्पैक्ट करता है विद द इंटरेस्ट रेट, ये याद रखना। एंड लास्ट जो कॉन्सेप्ट है, लास्ट कौन सा कॉन्सेप्ट है, लास्ट कॉन्सेप्ट है करेंसी का। करेंसी मतलब क्या, जो देखो करेंसी मतलब पब्लिक के पास जो पैसा है उसके बारे में बताया है, कि देखो पहले क्या है, करेंसी, अगर लोगों के हाथ में करेंसी कम है, मतलब अगर कैश कम है, इसका मतलब लोगों के पास डिपॉजिट ज्यादा होगा। जैसे मेरे पास देखो कैश बहुत कम है, तो कैश कम है मतलब ऑब्वियस सी बात है, मेरा जो बैंक के पास पैसा होगा वो ज्यादा होगा। अगर बैंक के पास पैसा ज्यादा है, इसका मतलब ही मनी सप्लाई या मनी मल्टीप्लायर ज्यादा होगा, ऑब्वियसली बिकॉज वो साइकिल ज्यादा घूमेंगे। दूसरा, अगर ऐसा सिचुएशन आता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फियर ऑफ शॉर्टेज इन मनी इन एटीएम, तो पीपल क्या करते हैं, पीपल डिसाइड टू होल्ड कैश मोर। जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था कि लोगों को ऐसा एटीएम में पैसे ही नहीं थे, तो इसलिए लोग क्या कर रहे थे, करेंसी जो कैश का जो करेंसी था उसमें जो पैसा होल्ड कर रहे थे वो बहुत ज्यादा कर रहे थे, एंड इसकी वजह से जो डिपॉजिट था बैंक का वो कम हो रहा था, एंड इसकी वजह से मनी मल्टीप्लायर भी कम हो जाएगा। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फियर ऑफ शॉर्टेज इन एटीएम, पीपल डिसाइड टू होल्ड द मनी, एंड जिसका असर किस तरीके से होगा, मनी मल्टीप्लायर पे, तो मनी मल्टीप्लायर गिर जाएगा। या एटीएम में अगर पैसा ज्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आजकल की जो हम लोग, जो यूथ जनरेशन है, हम लोग ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, बैंकिंग हैबिट्स हमारे ज्यादा है, हम लोग एटीएम यूपीआई 2-4 रुपए के लिए भी आजकल यूपीआई हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर एटीएम बैंकिंग सिस्टम, ई बैंकिंग अगर ज्यादा हो जाएगा, तो ई बैंकिंग ज्यादा होने से डिग्री ऑफ फाइनेंशियल सोफिस्टिकेशन, यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो थोड़े से उसका जो व्हाट यू कैन से, वो ज्यादा होने की वजह से मनी मल्टीप्लायर ज्यादा होगा, बिकॉज बैंक्स के पास पैसा ज्यादा रहने वाला है। सो व्हाट हैपेंस इज, करेंसी रिजर्व रेशियो इज नथिंग बट व्हाट, दैट डिमांड डिपॉजिट्स अंडरगो द मल्टीपल एक्सपेंशंस while the currency in the hands does not, currency in the hands does not, hence the bank deposits are being converted into currency, bank deposits are converted into currency, and banks can create only the less credit money, and the overall multiple expansion declines, the money multiplier also falls। currency, अगर लोगों के हाथ में currency ज्यादा है तो money multiplier गिरना ही है। मनी मल्टीप्लायर एंड मनी सप्लाई अगेन हैज अ नेगेटिव कोरिलेशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो उन्होंने दी है। अगला, द करेंसी रेशियो रिप्रेजेंट्स द डिग्री ऑफ अडॉप्शन ऑफ द बैंकिंग हैबिट्स बाय द पीपल, एंड जिसकी वजह से हम लोग डिग्री ऑफ फाइनेंशियल सोफिस्टिकेशन या इन टर्म्स ऑफ एक्सेस फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह, ये दिस इज नथिंग बट व्हाट दे वांट टू से, कि जितना हो सकता है उतना यूथ क्या करेगा आजकल, करेंसी का इस्तेमाल करेगा, तो मतलब डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करेगा, तो हम ज्यादा ग्रो करेंगे। The smaller the currency deposit ratio, obviously the smaller, यानी कि मेरे पास जितना कम करेंसी उतना ही मेरा मनी मल्टीप्लायर ज्यादा बड़ा होगा, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। दिस इज बिकॉज द स्मॉलर पोर्शन ऑफ हाई पावर्ड मनी is used as a currency, and therefore a large proportion is available in the reserves to transform the money। इसलिए और एक कॉन्सेप्ट आया था
टाइम डिपॉजिट टू डिमांड डिपॉजिट रेशो, मतलब अगर आपका टाइम डिपॉजिट टू डिमांड डिपॉजिट रेशो ज्यादा है, अगर टाइम डिपॉजिट टू डिमांड डिपॉजिट रेशो ज्यादा है, इसका मतलब ही लोगों के हाथ में जो पैसा है वो कम हो जाएगा। मतलब कैसे, देखो, टाइम डिपॉजिट टू डिमांड डिपॉजिट इज हाउ मच मनी इज केप्ट इन द टाइम डिपॉजिट एज कंपेयर टू डिमांड डिपॉजिट। मतलब ये आपके टाइम डिपॉजिट में, मतलब यूजुअली लोग विड्रॉ नहीं कर पाएंगे वो पैसा, तो इसका मतलब ही वो बैंकिंग सिस्टम में बहुत ज्यादा टाइम तक घूम सकता है वो पैसा, जिसकी वजह से आपका अगर टाइम डिपॉजिट टू डिमांड डिपॉजिट रेशियो अगर ज्यादा है, इसका मतलब मनी मल्टीप्लायर भी आपका ज्यादा ही आएगा। इंक्रीज इन TD to DD is means the greater availability of free reserves, greater availability of free reserves, and जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ, उसी को आप वॉल्यूम ऑफ मल्टीपल डिपॉजिट या मॉनेटरी एक्सपेंशन भी बोल सकते हो। बट बेसिकली अगर ये हुआ तो मनी सप्लाई या मनी मल्टीप्लायर जो आपका है वो भी बढ़ेगा। तो ये हो गया आपका पहला, रिजर्व रेशो बता दिया मैंने एक तो, दूसरा एक्सेस रिजर्व रेशो भी बता दिया जो कमर्शियल बैंक के पास होता है, एंड एक करेंसी रेशो भी बता दिया मैंने आपको जो पब्लिक के पास है। सो यू अंडरस्टूड CR&E ऑल्सो, तीनों आपको समझ गए। अब ये जो CR&E है, ये जो CRE है उसके बेसिस पे आप लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था CRE के बेसिस पे। तो ये एक फॉर्मूला है, एग्जाम में बस फॉर्मूला में वैल्यूज डालना है, इतना याद रखो एंड आंसर ढूंढ लेना। और एक तीसरा फॉर्मूला है जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया, जो कि M इज इक्वल टू 1/R है, जहां पे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि बैंक्स जो है ना, बैंक कोई भी एक्सेसिव रिजर्व नहीं मतलब मेंटेन कर रहा, बैंक को जितना बोला गया है उतना ही है। एंड इंडिविजुअल या जो बैंकिंग कॉर्पोरेशन है वो करेंसी यानी कि कैश अपने हाथ में बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर रहे हैं, वो एक्सक्लूसिवली क्या कर रहे हैं, वो कैश होल्ड नहीं कर रहे, सारा पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं। अगर ये दो अजम्पशन सही प्रूव हो तो ये तीसरा फॉर्मूला है M इज इक्वल टू 1/R। अब ये जो M इज इक्वल टू 1/R है, इसी को मनी मल्टीप्लायर भी बोलते हैं, बट अलॉन्ग विद दैट यही फॉर्मूला है आपका क्रेडिट मल्टीप्लायर का, जो आगे जाके कॉन्सेप्ट आने वाला है। तो यही फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने वो 15 मिनट की वीडियो में ऑलरेडी बहुत डिटेल में समझाया था। तो यही फॉर्मूला है आपका क्रेडिट मल्टीप्लायर का भी, यही, इसी को आप डिपॉजिट मल्टीप्लायर भी बोल सकते हो, इसी को आप डिपॉजिट एक्सपेंशन मल्टीप्लायर भी बोल सकते हो। तो ये तो पहले बेसिक समझो। तो वैसे तो अगर आप देखोगे तो मनी मल्टीप्लायर एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला फिर सेम हो जाएगा आपका, because credit multiplier is also 1/R and money multiplier is also 1/R, बट ये सिमिलर है लेकिन सेम नहीं है। Why? बिकॉज ध्यान से समझो, ये जो लॉजिक है ना 1/R का, ये तब वर्क करेगा जब बैंक्स एक्सेसिव रिजर्व्स नहीं रखेंगी और लोग करेंसी होल्ड नहीं करेंगे। इसलिए मैंने कहा था वो पूरा बेस है सिर्फ, उसके ऊपर अब ये फाउंडेशन बनाकर इतने सारे फॉर्मूलाज डिराइव हुए हैं। तो पहला फॉर्मूला आपका आया मनी सप्लाई अपॉन मॉनेटरी बेस का, दूसरा फॉर्मूला आया आपका ये वाला जो 1C+1 वाला, एंड तीसरा आया आपका 1/R। सेम फॉर्मूला है क्रेडिट मल्टीप्लायर का भी, बट वो तब सेम रहेगा जब ये दोनों कंडीशंस पूरे होंगे, और ये दोनों कंडीशंस पूरे नहीं तो ये फॉर्मूला आपका सेम नहीं रहेगा, यानी कि आंसर अलग आएगा, क्रेडिट मल्टीप्लायर का भी एंड मनी मल्टीप्लायर का भी। तो इसी के साथ ये वाला पार्ट भी मैं एंड करती हूँ। अगला पार्ट है हमारा, ये भी आपको समझ गया है, ये भी आपको समझ गया है। लेट मी जस्ट गो अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट, जो कि है आपका कुछ पार्ट है जो कि यस ओके, मनी मल्टीप्लायर को लेकर ही थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा का मिसलेनियस पार्ट जो बचा है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहला, टू समराइज द मनी मल्टीप्लायर अप्रोच, द साइज ऑफ द मनी मल्टीप्लायर इज डिटरमाइंड बाय द रिक्वायर्ड रेशियो दैट इज R, देन एक्सेसिव रिजर्व रेशियो दैट इज E, एंड द करेंसी रेशियो दैट इज C। The lower the ratios, the larger the money multiplier। जितना कम रेशियोज रहेंगे मतलब रिजर्व में पैसा कम, लोगों के हाथ में पैसा कम, उतना ही ज्यादा मनी मल्टीप्लायर होगा। मनी सप्लाई इज डिटरमाइंड बाय द हाई पावर्ड मनी एंड द मनी मल्टीप्लायर, यानी कि लोगों के पास कितना पैसा है एंड मनी मल्टीप्लायर कितना है तुम्हारा, and varies directly with the changes of monetary base and inversely with the currency and reserve ratio। so basically इनको ये समझाना है कि अगर मॉनेटरी बेस आपका ज्यादा होगा तो मनी मल्टीप्लायर भी ज्यादा, मनी सप्लाई भी ज्यादा, लेकिन अगर वही रिजर्व रेशियो या छोटा R, रिजर्व रेशियो या छोटा C इस जितना कम होगा उतना ही मनी मल्टीप्लायर ज्यादा होगा। तो ये ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है।
तो मनी मल्टीप्लायर इज C प्लस डी एंड H इज नथिंग बट हाई पावर्ड मनी इज नथिंग बट व्हाट, जो करेंसी लोगों के पास है, करेंसी मैंने बोला सर्कुलेशन में जो करेंसी होता है, दैट प्लस रिजर्व्स इज हाई पावर्ड मनी। तो ये कॉन्सेप्ट आपके बेसिक खत्म हो चुके हैं। करेंसी डिपॉजिट रेशियो मतलब C अपॉन डी, रिजर्व रेशियो इज रिजर्व्स अपॉन डिपॉजिट एंड हाई पावर्ड मनी, स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी, जो मैंने आपको बताया फॉर्मूला 1+C अपॉन R 1+, ये जो फॉर्मूला आपका आर है, ये R+E+C, यही फॉर्मूला आपका आ जाता है। अगर हाई पावर्ड मनी दिया है तो मल्टीप्लाई कर दो, वरना छोड़ देना। ये यूजुअली एग्जाम में हाई पावर्ड मनी का नहीं आता है, आएगा तो आपको यही फॉर्मूला पे पूरा आएगा। मनी मल्टीप्लायर फंक्शन ऑफ करेंसी रेशो, एक्सेसिव रेशो एंड दूसरा आता है, तीसरा आता है करेंसी रेशो। तो करेंसी, दूसरा एक्सेस रेशो एंड रिजर्व रेशो, ये तीन पर डिपेंड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, देखो आपको आर दिया है 10% का, करेंसी दिया है 400 बिलियन, डिपॉजिट है 800 बिलियन, एक्सेसिव रिजर्व रखे हैं 0.8 बिलियन। तो मनी सप्लाई, पहले तो आपको फॉर्मूला क्या है, मनी आपको ढूंढना क्या है पहले तो वो देख लेते हैं। पहले इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, मनी सप्लाई, अच्छा मनी मल्टीप्लायर ढूंढना होगा आपको, मनी मल्टीप्लायर ढूंढना है तो आपके पास फॉर्मूला क्या है मनी मल्टीप्लायर का, दैट 1+C+1 अपॉन या 1+C अपॉन R+E+C। तो सबसे पहला करेंसी तो आपको पता है कि 400 बिलियन का आपके पास करेंसी है, तो करेंसी है, लेकिन करेंसी रेशियो ढूंढना पड़ेगा। करेंसी रेशियो कैसे आता है, C अपॉन डी से आएगा। तो आपके पास 400 अपॉन 800 करना पड़ेगा, तो 400 अपॉन 800 करोगे तो 0.5 विल बी योर C, करेक्ट, 5.5 विल बी योर C। उसके बाद आपको R ढूंढना पड़ेगा। R ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, R एंड E ढूंढने के लिए, E ढूंढने के लिए क्या है कि आपका एक्सेसिव ऑलरेडी दे के रखा हुआ है उन्होंने, 0.8 है, ठीक है, 0.8 टू 800 मतलब एक्सेसिव उन्होंने होल्ड कितना किया, 1% का किया, 0.1% का, तो आपको 0.1 मिल गया। तो आपको ये मिल चुका है, ये मिल चुका है। अब क्या बचा तुम्हारे पास, आपको देखना है कि आर कितना है, रिजर्व्स कितना रखा है उन्होंने। तो रिजर्व रखने के लिए उन्होंने क्या बोला है कि रिजर्व्स ऑलरेडी यहाँ पे लिख के दिया था ना, हाँ रिजर्व ऑलरेडी 10% क्लियरली लिख के दिया है। तो आर हो गया, ई हो गया, सी हो गया, जस्ट वैल्यूज को पुट डाउन करो एंड यू विल गेट द वैल्यू। तो इतना आसान है ये, इसमें कोई सच कोई रॉकेट साइंस है नहीं, बहुत इजीली आप वैल्यूज ढूंढ सकते हो। देयरफॉर 1 यूनिट इंक्रीज in high powered money या in H, it will lead to money multiplier 2.5 units, मतलब 1 रुपए का 2.5 मनी पैसा क्रिएट हो रहा है। एंड सिंपल डिपॉजिट मल्टीप्लायर इज द एग्जाम्पल, मतलब डिपॉजिट मल्टीप्लायर इज नथिंग बट व्हाट, अगर डिपॉजिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला पूछा तो क्या लिखोगे, डिपॉजिट मल्टीप्लायर इज नथिंग बट व्हाट, 1 अपॉन रिजर्व्स, बिकॉज ऑलरेडी तुमने रिजर्व रेशियो वैसे ही ढूंढा ना। रिजर्व रेशियो कैसे ढूंढा तुमने, रिजर्व अपॉन डिपॉजिट ढूंढा। तो हम क्या ढूंढ रहे हैं अब, डिपॉजिट मल्टीप्लायर ढूंढ रहे हैं। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने बस क्या किया, हमने बस 1 अपॉन आर कर दिया, हमने क्या किया 1 अपॉन आर कर दिया, तो जिससे आप डिपॉजिट मल्टीप्लायर ढूंढ सकते हो। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला डिराइव हो गए। एंड इसके अलावा अगर रिजर्व रेशो 15% किया जाता तो आप बस रिजर्व रेशो में 0.15 कर दो, तो ये 2.3 आया। सो बेसिकली आपको क्या इंटरप्रिटेशन आया ये इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों क्या है, निगेटिवली कनेक्टेड है। अगर आपका रिजर्व कम होगा तो मनी मल्टीप्लायर ज्यादा, अगर रिजर्व ज्यादा होगा तो मनी मल्टीप्लायर कम आएगा, सिंपल। तो ये याद रखना, ये सारी चीजें आपको एग्जाम में काम में आएगी। ये सारे फॉर्मूलाज बस याद करो, फॉर्मूलाज में वैल्यूज डालो, बात खत्म हो जाएगी। और एक फॉर्मूला है मनी सप्लाई का, दैट इज 1 अपॉन आर इंटू रिजर्व। वाई रिजर्व, बिकॉज ऑफ हाई पावर्ड मनी। तो हाई पावर्ड मनी को अभी तक इग्नोर कर रहे थे, अब आएगा हाई पावर्ड मनी। ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि ये 0 हो सकता है या नहीं, या 1 होगा, क्या नहीं होगा, वो 15 मिनट में आप लोगों ने देख लिया होगा। तो ये जो रिजर्व होता है ये सिर्फ तब माना जाएगा जब कैश में कुछ भी पैसा नहीं है एंड पूरा का पूरा डिपॉजिट कर रहा है पब्लिक, एंड अलोंग विद दैट बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप ओनली रिक्वायर्ड रिजर्व, एक्सेस रिजर्व नहीं है, तभी जाकर आप मनी सप्लाई के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। दैट इज मनी सप्लाई इज इक्वल टू चेंज इन मनी सप्लाई के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, चेंज इन मनी सप्लाई इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू चेंज इन रिजर्व का फॉर्मूला। उसके बाद आते हैं इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन मनी सप्लाई। Whenever the central bank and the state government cash balances fall short of the minimum requirement, तो और एक एग्जाम में मतलब और एक फैसिलिटी दी है, वेज एंड मींस एडवांस फैसिलिटीज, यानी कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जिसमें क्या हो जाता है कि गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा तो गवर्नमेंट का जो अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा, गवर्नमेंट का अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन जो भी वर्कर ने काम किया है उसके अकाउंट में, टू एम्प्लॉइज अकाउंट मतलब क्या,
कि एम्प्लॉय का जो अकाउंट है उसमें पैसा चला जाएगा। सो गवर्नमेंट के अकाउंट से पैसा घटा के आप एम्प्लॉय के अकाउंट में पैसा डाल दोगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, सैलरी बढ़ने की वजह से पूरा मनी मल्टीप्लायर का, लोगों के हाथ में इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ा तो पूरा मनी मल्टीप्लायर यानी कि वो पैसा पूरा घूमेगा इकोनॉमी में कई बार, तो इसलिए मनी मल्टीप्लायर ज्यादा होगा। तो यही एक कॉन्सेप्ट आता है। क्रेडिट मल्टीप्लायर ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया तुमको ऊपर कि क्रेडिट मल्टीप्लायर इज नथिंग बट व्हाट, कि आपने 100 रुपए अगर डाले हैं तो उसमें से जो आपने 20% सपोज मान लो यहाँ पे रख दिए, तो उसके बाद जो 80 रुपए जो आप बाहर दे रहे हो लोन के थ्रू, तो ये पूरा 20% 20% 20% ये जो प्रोसेस घूमेगा, तो ये 1/20% यानी कि क्रेडिट मल्टीप्लायर विल बी 5 टाइम्स। मतलब अगर 100 रुपए डाले तो 5 टाइम्स बनेंगे वो पैसा, अनलेस एंड अनटिल, वो मैंने बता दिया। मनी मल्टीप्लायर भी फॉर्मूला सेम है, क्रेडिट मल्टीप्लायर भी फॉर्मूला सेम है, बट वो कब और कब नहीं वो एक्सप्लेन कर दिया है। दैट इज नथिंग बट व्हाट, योर रिजर्व रेशियो। ये अगेन ये जो मैंने एक्सप्लेन किया उसी को वापस से उन्होंने यहाँ पे लिख दिया है। मनी क्रिएशन इज नॉट अ वेल्थ क्रिएशन। कोविड में रिवर्स रेपो रेट बहुत कम कर दिया था सो दैट लोगों के पास पैसा ज्यादा चला जाए। एंड आखिरी बचा है, ये है आपके क्या बोल सकते हो आप, जो सम्स है वो है करेंसी में M1 ढूंढना है। M1 में क्या क्या आता है, करेंसी हेल्ड विद पब्लिक, यस। डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, यस। उसके अलावा अदर डिपॉजिट विद बैंक्स, यस। तो ये तो समझ गया तुमको, ये 3 चीजें चाहिए, तो ये 3 चीजों को ऐड करके आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा M1। उसके बाद बात करते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर ढूंढना है आपको। क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आपको पता है 1/10%, तो ये आ गया आपका RRR से नहीं 10%, 10 आ गया आपका क्रेडिट मल्टीप्लायर। अब ये क्रेडिट मल्टीप्लायर अगर आप लोग 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 1 लाख पर अगर आप लोगों ने 1 लाख का कितना कितनी बार अगर 10 टाइम्स अगर पैसा घूमता है तो इकोनॉमी में 10 लाख क्रिएट होंगे। लेकिन वही अगर आपका RRR 0.125 हो जाए तो 8 टाइम्स ही घूमेगा पैसा इकोनॉमी में, तो 8 टाइम्स घूमेगा यानी कि 8 लाख बन गए। तो 10 लाख बनते अगर आपका जो रिजर्व रेशियो होता वो 10% होता तो, लेकिन बिकॉज रिजर्व रेशियो एक्सेसिव बना तो आपका जो मनी मल्टीप्लायर है, जो पैसा घूमने वाला है, 8 लाख ही रहेगा। उसके बाद अगला जो आएगा वो आता है कैलकुलेट द करेंसी विद द पब्लिक। पब्लिक के पास जितना पैसा है वो ढूंढना है सिर्फ। तो पब्लिक के पास पैसा मतलब ये आएगा, ये भी आएगा, उसके साथ साथ ये भी आएगा। लेकिन ये जो बैंक्स के पास जो पैसा है, मैंने पहले ही बता दिया, इंटर बैंक डिपॉजिट को मतलब इंटर बैंक डिपॉजिट्स जो होते हैं उसको एक्सक्लूड करना है, गवर्नमेंट का पैसा एक्सक्लूड करना है। सो बेसिकली आपको इन सबको ऐड करना पड़ेगा, किस किस को, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, एंड लोगों के मतलब बैंक्स के पास जो पैसा है उसको घटाना है, एंड यू विल गेट योर आंसर। उसके बाद जो अगला है, जो थर्ड सम है, जो अगला है वो क्या है, आपको M2 ढूंढना है। M2 के लिए क्या क्या चाहिए रे, M2 के लिए सिंपल, आपको ये पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये इससे आएगा आपका M1। M1 में M1 के साथ साथ आपको ये देखना है कि अभी कोई इंटरबैंक डिपॉजिट तो नहीं है ना। इंटरबैंक डिपॉजिट अगर होंगे तो आपको वो हटाने पड़ेंगे। तो इंटरबैंक डिपॉजिट में डिपॉजिट मनी विद द पब्लिक कैश इन हैंड, ये वाला मिल गया तुमको, तो ये हटाना पड़ेगा, तो इसको निगेटिव करना पड़ेगा, तो ये इंक्लूड करोगे, ये इंक्लूड करो, ये इंक्लूड करो, इससे लेकिन आपको क्या मिलेगा, सिर्फ M1 मिलेगा। आपको ढूंढना M2 है। M2 ढूंढने के लिए क्या करना पड़ता है, पोस्ट ऑफिस के पास जो सेविंग अकाउंट का जो पैसा होता है आपको उसको ऐड करना पड़ेगा। तो वो कितना आएगा तुम्हारा 141,786। तो पहले तो आपने ये ऐड कर दिया क्या, हाँ, इसमें ये माइनस कर दिया, हाँ, एंड उसके बाद अच्छा ये और क्या बचा अपना, अच्छा हाँ, ये डिपॉजिट विद द पब्लिक बचा ना, ये भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ ऐड करो एंड माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आखिरी सम क्या है, ये सेम कॉपी पेस्ट है, ये सम आप कर सकते हो, ये पूरा अभी जो देखा ना हमने रिजर्व रेशियो C+D, उसके बेसिस पे आपने ये कॉपी पेस्ट सम है, यू कैन डू दिस सम। इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है, हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।